नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज संडे का दिन है। वैसे तो अभी लॉकडाउन की वजह से सारे दिन एक जैसे ही महसूस होते हैं। मैं फिर आप लोगों से बातें करने आ गया हूं और जैसा कि मैंने बताया था कि हम एक्यूलाइफ के बारे में बात करेंगे और मैं तैयार हूं एक्यूलाइफ के बारे में बात करने के लिए। आशा है कि आप लोग भी अपने अपने एक्यूलाइफ इक्विपमेंट और डायरी और पेन के साथ तैयार होंगे। जिन लोगों ने अपनी डायरी, पेन और एक्यूलाइफ इक्विपमेंट साथ में नहीं रखा है वो लोग एक्यूलाइफ इक्विपमेंट को रेडी करके साथ में रख लें और डायरी और पेन भी रख लें। जब तक और भी लोग जुड़ते हैं इस लाइव वीडियो से, तब तक मैं कुछ जनरल बातें कर लेता हूं। जैसे कि कल से एक इन्हेरेंट इश्यू चल रहा था और बहुत टाइम से चल रहा है, चाइना विरोध, चाइना विरोध, चाइना विरोध। आपको पता है, मैंने जो भी फॉरेन टूर क्वालिफाई किया, जब मैं डरता रहता था कि पता नहीं कैसा होगा। जब से मैं ये कंपनी ज्वाइन की है 3 बार डोकलाम का मुद्दा उछला है इस पिछले 4 साल में। और यकीन मानिए कि जब जब डोकलाम का मुद्दा उछला है तब तब मैंने वो फॉरेन टूर क्वालिफाई किया है। मेरा बिज़नेस बढ़ जाता है। वो कैसे होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जो लोग मुझे आते हैं मना करने, कि जो लोग मेरी से बात नहीं करते होते हैं, दिमाग में ये रखते हैं कि ये तो चाइना की कंपनी है, लेकिन जब ये इस तरह का कोई विरोध शुरू होता है दिवाली के टाइम पे, झालर मत जलाओ, ये मत करो, वो या डोकलाम का मुद्दा जब जब हो जाता है तो वो लोग आते हैं मुझसे बात करने कि आप क्यों कर रहे हो। फिर मैं उनको बड़े प्यार से बुलाता हूँ, आ जाओ इधर, आ जाओ, समझाता हूँ कि मैं क्यों करता हूँ। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ और कैलकुलेशन बताता हूँ कि ये करने से इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा है या इंडिया को नुकसान है मेरे ये करने से। फिर कैलकुलेशन बताने के बाद अगर मैं 100 लोगों को ये बताता हूँ तो 90 लोग जो पहले से दिमाग में सोच बना के रखते हैं, जब उनको क्लैरिफिकेशन मिलती है तो वो तैयार हो जाते हैं, मानते हैं कि इस कंपनी के साथ जुड़ने से देश का ज़्यादा फ़ायदा है, लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है, वो भी मेरे साथ शुरू कर देते हैं। और यही रीज़न है कि जब जब ये बहस और ये विरोध शुरू होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरा बिजनेस बढ़ता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्यूलाइफ की ट्रेनिंग के बाद कि आप इस परिस्थिति का अपने फेवर में फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। कंट्रोवर्सी हमेशा आपको गेन देती है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जो नेता होते हैं इलेक्शन के टाइम में कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाते हैं अपने खिलाफ। जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो अपने फिल्मों के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देते हैं, देखा है ना आपने। तो ये एक्चुअली एक गुड सिचुएशन होती है कि जिन लोगों को का ध्यान आपकी तरफ नहीं भी होता है, एक अट्रैक्ट करने का उनको मौका मिलता है। जैसे अभी लोग बहस चल, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई बंदा आपको नोटिस नहीं करता, लेकिन जब बार बार लोग नाम उछालेंगे, टीएंस का नाम, टीएंस चाइनीज़ कंपनी, तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। अच्छा, मेरा पड़ोसी भी तो वही कंपनी करता है, तो फिर वो आपसे बात करेगा। जब पहले उसके लिए आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते थे, वो आपसे बात नहीं करता था, अब वो चाइनीज़ कंपनी की वजह से आपसे बात करेगा। यानी जिसको आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी, वो आपको आकर के खुद बात करेगा। आपके पास अगर नॉलेज है, नॉलेज एक सबसे बड़ा टूल है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, अपने फेवर में बदल सकते हैं। तो कंट्रोवर्सीज से मत डरिए, कंट्रोवर्सीज हमेशा आपको फेवर करती है। अगर आप में सच्चाई है, अगर आप में ईमानदारी है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपकी बातों में दम है, अगर आपके नॉलेज में दम है, तो कंट्रोवर्सी हमेशा आपको फेवर करेगी। अभी भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो आपको फेवर करेगी, मुझे फेवर कर रही है। अभी तक जब से ये इश्यू शुरू हुआ है, अभी तब से लेकर के अभी तक 3 लोग ने जिन्होंने चाइना विरोध से शुरू किया था मेरे साथ, और वो अपनी आईडी लगा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने किया, जिसमें से 3 लोग लगा चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट, ये तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है जो चलती रहेगी। और साथ में एक 2 दिन से कुछ ग्रुप्स में एक वीडियो वायरल किया है, किसी टीएंस के डिस्ट्रीब्यूटर का है, जिसने कुछ सवाल उठाए हैं और उसके सवालों से ही जाहिर होता है कि उसको ना तो टीएंस के बारे में जानकारी है कोई, ना टीएंस के ग्लोबल टर्नओवर के बारे में जानकारी है। एक वेबसाइट को बेस बना करके उसने इस चीज़ को क्वेश्चन किया है, तो ना तो उसको टीएंस के बारे में जानकारी है, ना तो उसको ग्लोबल टर्नओवर के बारे में जानकारी है, ना ग्लोबल टर्नओवर कैसे और किस तरह से डिसाइड किया जाता है उस चीज़ के बारे में जानकारी है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर जानकारी का अभाव हो तो ये सारे सवाल मन में उठते हैं। मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंपनी का एनुअल टर्नओवर काउंट किया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर हम 1920 का टर्नओवर देखेंगे तो 31 मार्च की 12 बजे रात तक तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सेल ही डला होगा। अगर 12 बजे रात तक, और मोस्टली कंपनीज एक दिन का विंडो टाइम रखती है कि किसी का छूट जाए, कुछ गलत हो जाए, तो सेल जो मार्च का क्लोजिंग की सेल नॉर्मली ज़्यादातर कंपनीज में कम से कम 4-5 घंटे के लिए ही सही अगले दिन यानी 1 अप्रैल तक चलती रहती है।
और 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को उस कंपनी को पता चलता है अपने टर्नओवर का। वो जिस वेबसाइट को रेफर किया है उसने उस वीडियो में, उस वेबसाइट ने 1 अप्रैल को ही दुनिया की 50 कंपनियों का टर्नओवर निकाल दिया। उस वेबसाइट की अगर आप हिस्ट्री पता चलेंगे और उस पर जिस तरह से कंपनी का टर्नओवर पीछे दिखाया गया है, आपको पता चल जाएगा कि क्या गेम चल रहा है वहाँ पे। टॉप 10 कंपनीज की का ध्यान देंगे, कंपनीज के ग्रोथ ट्रेंड को ध्यान देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गेम चल रहा है उस वेबसाइट पर, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं टीएन्स का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि टीएन्स का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीएन्स का 206 देशों में बिजनेस है। आप लोगों ने अगर पुराना आर्टिकल पढ़ा होगा तो 110 देशों में टीएन्स का ब्रांच बताया गया है। अभी जो टीएन्स का अपना ब्रांच है वो 134 देशों में है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। 134 देशों में जो टीएन्स का ब्रांच है, मतलब वो अपना ऑफिस है। अगर वो रेंट पे भी है तो टीएन्स का ऑफिस आपने जैसा देखा होगा ऐसी जगह पे होता है और ऐसे प्रीमिसेस में होता है कि कम से कम 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो उसका रेंट जरूर होता है। और 134 देशों में अभी टीएन्स के पास अपने जो ऑफिस है, जो अपने ब्रांचेज हैं, इंडिया में जैसे एक कंट्री में 13 ब्रांच है, तो 134 कंट्रीज़ में अगर हम कैलकुलेट करें, जनरल कैलकुलेशन अगर आप रखेंगे तो 134 को अगर आप 13 से गुना 134 को अगर 13 से गुना करेंगे तो आपको 1742 ब्रांचेज आते हैं। लेकिन कुछ देश हैं जो बहुत छोटे हैं, तो 1742 ब्रांचेज नहीं हैं पूरे वर्ल्ड में टीएन्स के। कुछ देशों में ज़्यादा ब्रांचेज हैं, कुछ देशों में कम ब्रांचेज हैं, कुछ देशों में 2 ब्रांचेज भी हैं, 3 ब्रांचेज भी हैं। तो टोटल जो टीएन्स के वर्ल्ड में ब्रांचेज हैं वो 887 हैं, 887 ब्रांचेज हैं। अगर हम सिर्फ इसको 1 लाख से गुना कर देते हैं तो जो टीएन्स का, जो केवल टीएन्स जो अपने ब्रांचेज के लिए रेंट पे करती है वो लगभग 88 करोड़ मंथली रेंट पूरे वर्ल्ड में टीएन्स पे करती है अपने ऑफिसेस के लिए। हर ऑफिस में कम से कम 5, 7, 10 स्टाफ हैं, लाखों रुपए उनकी सैलरी है। तो अगर आप पर ऑफिस 887 ब्रांचेज का पर ऑफिस 5 स्टाफ भी मान के चले, एक कंट्री मैनेजर भी होता है, वो अलग होता है। उसके अलावा हर ब्रांच का एक ब्रांच मैनेजर होता है, हर ब्रांच में एक अकाउंट स्टाफ होता है, हर ब्रांच में एक टेक्निकल स्टाफ होता है, डेटा स्टाफ, हर ब्रांच में 2 सेल्स पर्सन होते हैं, हर ब्रांच में एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है। तो कम से कम 7, 8, 10 स्टाफ हर ब्रांच में। उसके बाद कुरियर पैक करने वाला होता है, डिलीवरी मैन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो इस तरह से, और हर ब्रांच में एक प्रोडक्ट ट्रेनर होता है, एक बिजनेस ट्रेनर होता है। तो 10 स्टाफ हर ब्रांच में होते हैं। अगर हम इस हिसाब से देखें तो 8,870 तो मिनिमम कंपनी के पास स्टाफ है। और अगर हम उन सब की सैलरी कैलकुलेट करें, क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी 2 लाख से ऊपर होती है, इस तरह से अगर हम उनकी सैलरी कैलकुलेट करें तो ये भी लगभग सैकड़ों करोड़ में आता है। ये तो हो गया। उसके अलावा ब्रांच की इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है। आपको सारा पता है हमारे सारे ब्रांचेज एयर कंडीशनड है। ब्रांच की इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रांच में जो पानी वानी या जो मीटिंग्स होती है उनका खर्चा, ये सारा कुछ। तो यानी टीएन्स को पूरे वर्ल्ड में केवल अपने ऑफिसेस मेंटेन करने पे लगभग 2000 करोड़ रुपए सालाना खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा टीआईएचपी आपने देखा हुआ है, 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उसकी मेंटेनेंस का क्या खर्चा होगा आप सोच सकते हैं। टीएन्स के पास अपने हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल्स, यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 60,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब पर स्टूडेंट कितना फ़ी देता होगा, उस यूनिवर्सिटी की क्या टर्नओवर होगा, उस हॉस्पिटल का क्या टर्नओवर होगा, ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में 60,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 30,000 हॉस्टलर्स हैं, 100 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का क्या टर्नओवर होगा सोचने की या पूछने की बात नहीं है। तो इस तरह से अगर हम टीएन्स का टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो वो बिलियन डॉलर्स में आता है। लेकिन उस वेबसाइट पे क्यों नहीं दिखाया गया, तो आप खुद समझदार हैं। आप टॉप 10 कंपनीज को वो वेबसाइट कहाँ की है, वो वेबसाइट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट दैट पुअर डिस्ट्रीब्यूटर जिसने वो वीडियो बनाई है। उसने उसमें एक टीएन्स के वेबसाइट को, टीएन्स के एप्लीकेशन को रेफर किया, जिसको बोलता है टीएन्स इंडिया की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो वो टीएन्स इंडिया की ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है, किसी दूसरी कंट्री के किसी लीडर ने वो अपनी टीम को ट्रेन, वैसे वो एप्लीकेशन अच्छा है, वो ट्रेनिंग के लिए अच्छा है, बट
वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के किसी पर्टिकुलर लीडर ने अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए वो एप्लीकेशन बनाया है, क्योंकि जब आप उसमें प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें उस कंट्री के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इस चीज़ से डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ टीएन्स के स्टैब्लिशमेंट और इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में स्टैब्लिशमेंट को मेंटेन करने के लिए कितना हर महीने खर्चा करना होता होगा, ये सिर्फ कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टीएन्स का टर्नओवर कितना होगा। तो इसलिए अपनी समझ, अपनी कॉमन सेंस को आजमाइए। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं, कि हिसाब तो छोटा बच्चा भी कर लेता है, अनपढ़ इंसान भी कर लेता है। नाउ विल टॉक अबाउट आवर मैजिकल प्रोडक्ट, दैट इज एक्यूलाइफ। मैं मैजिकल इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मेरे करियर में इस डिवाइस ने बहुत सारे मैजिक किए हैं। ये है छोटा सा टीएन्स, जो पुराने ज़माने के ब्लैक एंड वाइट मोबाइल जैसा दिखने में लगता है। ये है टीएन्स एक्यूलाइफ, इसको टीएन्स लाइफ या एक्यूलाइफ डिवाइस बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस है। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस है। इस डिवाइस के दो और भी कंपोनेंट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस डिवाइस को जब आप खरीदते हैं तो इसको साथ आपको एक प्रोब पॉइंटर लीड मिलती है और एक चार्जिंग लीड, जिसको लोग बोलते हैं, कोई अडॉप्टर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आपको जो मर्जी आए बोल दीजिए। काम इसका वही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके एक्यूलाइफ डिवाइस को चलाता है। एक्यूलाइफ डिवाइस को आप बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके पीछे ये कंपार्टमेंट होता है, इसको खोलने के बाद 2-3 AAA साइज़ की बैटरी इसमें लगती है और इसको बैटरी पे भी चलाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एक्यूपंक्चर क्या है। ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस की जानकारी देने के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि सबसे पहले मैं आपको इस डिवाइस के बारे में जानकारी भी दूंगा और डिवाइस के बारे में बताऊँ। सबसे पहले डिवाइस के बारे में समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस है। तो ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर क्या होता है? आप लोगों ने एक्यूपंक्चर के नाम सुना होगा। एक बहुत ही पौराणिक चिकित्सा पद्धति है। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बहुत हजारों साल पुरानी है, जिसमें ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर जो होता है वो सुई की मदद से कुछ हमारे बॉडी के जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स कह लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट उसको मोटर पॉइंट बोलते हैं, तो उन सब पॉइंट्स पे वो सुइयों को चुभा करके उनको इन्विग्रेट किया जाता था। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता था, वहाँ पे एनर्जी को बैलेंस किया जाता था और इन सब चीज़ों की मदद से दर्द का और बीमारियों की चिकित्सा की जाती थी। सुई को चुभाना पड़ता था, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव था। इवन 1970 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने पाया था कि 40 ऐसी जानलेवा बीमारियां जिनका एलोपैथी एक मेन स्ट्रीम मेडिकेशन में कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं है, उन पे भी एक्यूपंक्चर बहुत ही इफेक्टिव है। ये WHO की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या गूगल कर सकते हैं। WHO ने एक्यूपंक्चर पे जो 1970 ईस्वी में जो स्टडी किया है उसमें ये पब्लिश किया गया है। यूरोप में, जापान में, चाइना में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस डिवाइस को आजकल यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर की क्या प्रॉब्लम थी कि ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। अब इतने छोटे से हाथ में पूरे बॉडी के पॉइंट्स हैं, पूरे बॉडी के सारे ऑर्गन के पॉइंट हैं, तो इसलिए बहुत ही क्लोजली नेट है। एक ही जगह पे 3-3, 4-4 ऑर्गन के पॉइंट हैं। तो सबसे पहले तो जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर जो सुई चुभा के किया जाता था, उसमें एक्यूपंक्चरिस्ट को एकदम से पक्का पता होना चाहिए कि वो एक्यूपंक्चर पॉइंट वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्योंकि जिस ऑर्गन का है उसके बगल में ही दूसरे ऑर्गन का है। अगर दूसरी जगह पे या थोड़ा सा भी इधर उधर वो उसने सुई लगा दी, दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी, लेकिन उपचार नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जब एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पहचानने के लिए जो दर्द की मात्रा, जो दर्द है, जो दर्द की इंटेंसिटी है, वही उसकी, जब हम इस प्रोब से भी टच करते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से, तो जो जिसको लोग करंट जैसा लगना या बोल देते हैं, या पिंचिंग जो सुई चुभने जैसा होता है या वाइब्रेशन होता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसी से पता चलता है कि वो प्रॉब्लम का पॉइंट है एग्जैक्टली। लेकिन जब हम सुई चुभाएंगे, अगर आपके हाथ में कहीं भी सुई चुभाया जाए, जो हेल्दी पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी सुई चुभाएंगे तो कुछ ना कुछ दर्द तो होगा। तो वो जो दर्द है, तो अगर पेशेंट, खासतौर पे ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, बच्चे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो जब उनको हाथ में सुई चुभोया गया तो उनको तो कहीं पे भी दर्द होगा, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एक्चुअल में प्रॉब्लम का दर्द है, बीमारी का दर्द है, कौन सा सुई चुभने का दर्द है। तो उसकी वजह से सही पॉइंट पहचानने में दिक्कत होती थी। और जो एक्यूपंक्चरिस्ट थे, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते थे तो वो सही पॉइंट पहचान नहीं पाते थे। उसके बाद जो उसकी इंटेंसिटी है, स्किन के आपको पता है कि कई लेयर होते हैं और वो कितना अंदर तक जाना है, जहाँ पे वो पॉइंट है, जहाँ पे वो एक्चुअली उस एक्यूपंक्चर पॉइंट को ही स्टिमुलेट कर सके। कभी अगर सुई ज़्यादा अंदर डाल दिया वो इफेक्टिव नहीं होगा, कभी अगर दर्द के मारे वो ऊपर ही रह गया
तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा जब HIV एड्स का शुरुआत हुआ तो लोग एक्यूपंक्चरिस्ट भी बार बार नीडल चेंज नहीं करते, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी वो ट्रेडिशनल थेरेपी थोड़ी सी बैकफुट पे जाने लगी। लोगों ने उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लोगों ने उस पर बिलीव करना छोड़ दिया। रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते थे क्योंकि बहुत सारे फेक लोग भी जो थोड़ी बहुत सीख लेते थे, आधा नॉलेज लेकर के मार्केट में आ गए, एक्यूपंक्चर की थेरेपी करनी शुरू कर दी। उसके बाद कंपनी ने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस के साथ मिल करके ह्यूमन हेल्थ इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से टीएंस ने अपने R&D सेंटर में इसको डेवलप किया। जापानीज साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया। इस एक्यूपंक्चर इक्विपमेंट की क्या खासियत है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूपंक्चर इक्विपमेंट ये क्यों इतना खास है, ये बीमारियों का पता कैसे लगाता है और ये बीमारियों का इलाज कैसे करता है। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्यूपंक्चर है। बस इसमें जो ट्रेडिशनल सुई चुभाने की क्षमता है, वो सुई चुभाने की जो पद्धति है वो नहीं अपनाई गई है। सुई की जगह पे ये प्रोब इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करता है। उस पल्स की जो सेंसेशन होती है वो सुई के चुभने जैसी होती है, यानी सुई चुभने का काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स करता है, वो सुई का काम। तो ये नॉन इन्वेसिव हो जाता है, यानी आपके हाथ में कोई सुई नहीं चुभ रही है, यानी ये नॉन इन्वेसिव हो जाता है। कोई आपको सुई चुभने का दर्द नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। यानी जो इसके डिसएडवांटेजेस थे एक्यूपंक्चर थेरेपी के, एक तो सुई चुभती थी वो, दूसरा जो ब्लीडिंग होती थी और तीसरा जो सुई चुभने का दर्द होता है, वो तीनों ही डिसएडवांटेजेस खत्म हो जाते हैं इस इक्विपमेंट को यूज़ करने से। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं ट्रेडिशनल थेरेपी पे, तो ये आपको जो एग्जैक्ट पॉइंट पे है, क्योंकि इसमें आपको चुभा नहीं रहे हैं, जब पूरे हाथ में जब आप इसको सटाएंगे तो ये दर्द का एहसास आपको वहीं देगा जहाँ पे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो यानी ये एक्यूरेट पॉइंट को फाइंड आउट करने में मदद करता है। उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट कहाँ है एग्जैक्टली हाथ में। ये मान लीजिए कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ द हैंड में है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, आप इसको सेंटर ऑफ द हैंड में घुमाइए, आपको जहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा महसूस हो वही एक्यूरेट पॉइंट है। तो इसने इसका जो यूज़र इंटरफेस है ऐसा बनाया गया है कि एक अनाड़ी आदमी 10 मिनट में सिर्फ इसके वर्किंग प्रिंसिपल, सिर्फ इसके ऑपरेशन प्रिंसिपल को समझ के इस मशीन को ऑपरेट कर सकता है। पूरे एक्यूपंक्चर की पढ़ाई करने की, पूरे एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो तीसरा एडवांटेज है कि इसके इंटेंसिटी को घटाया बढ़ाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे मैंने आपको बताया कि सुई को कितना अंदर डालना है, तो ये बहुत ही ट्रेनिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस का मैटर बन जाता था और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट एक्यूपंक्चरिस्ट ही वो कर पाते थे कि वो सही ट्रीटमेंट दे सके, इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सके। लेकिन वो इसमें इंटेंसिटी को घटाने बढ़ाने का जो मैकेनिज्म दिया गया है उससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं तो ये सारी चीज़ें तो एडवांटेज हो गई इसकी कि इसके कोई नुकसान नहीं है और इसका जो एक्यूरेसी और इसका जो यूज़ करने का तरीका है वो आसान हो गया। कोई भी इंसान 10 मिनट में इसको ऑपरेट करना, 1 घंटे में इसको ऑपरेट करना सीख सकता है और इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसका इंटेंसिटी आप एक्यूरेट इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको प्रोब कितना डालना है, सुई कितनी अंदर डालनी है, वो इसको इलेक्ट्रॉनिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल कैसे होता है उसके बारे में बताने के लिए मैं आप लोगों का 1 मिनट टाइम लूँगा और मैं इसको लगाना चाहूँगा कहीं पे कि ये कहाँ पे इसको ऑन करना है। आप इस एक्यूलाइफ के मैं आपको मेजर पार्ट्स बता देता हूँ कि ये एक्यूलाइफ कहाँ पे इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। इसमें तो ये मेन आप एक देखेंगे कि मेन एक ये डिस्प्ले स्क्रीन है। इस डिस्प्ले स्क्रीन के नीचे आपको ये राउंड रिंग जैसा पार्ट दिखेगा, ठीक है। इस राउंड रिंग जैसे पार्ट में आपको दिखेंगे कि ऊपर नीचे इसमें 4 बटन है। ये जो नीचे और ऊपर का बटन है, ये जो सबसे राइट साइड में कॉर्नर पर जो ये टॉप में जो बटन है वो बटन, ये जो कॉर्नर पे टॉप में जो राइट बटन है ये इसका स्विच ऑन और स्विच ऑफ बटन है। इसका और कोई इस्तेमाल नहीं। इसी बटन से ये मशीन स्विच ऑन होती है, इसी बटन से ये मशीन स्विच ऑफ होती है। अब मैंने इसको इलेक्ट्रिकल करंट दे दिया है। इलेक्ट्रिकल करंट देने के बाद मैं इसको स्विच ऑन करना हूँ। आप देखेंगे जब आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, 1 मिनट शायद, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको प्लग लगा के, अगर बैटरी लगाया है तो आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशीन को जब आप सीधा वर्टिकली पकड़ेंगे तो इसके राइट साइड में मशीन के, अभी आपको ये लेफ्ट में शायद दिख रही होगी कैमरे की वजह से, बस इसके राइट साइड में जो होल है उसमें ये प्लग इन होता है और ये इलेक्ट्रिकल उसका डिवाइस है। और इसके लेफ्ट साइड में जो होल है उसमें इसका जो एक्यूपंक्चर प्रोब है, जो निडल प्रोब है, वो लगाया जाता है। अब ये मशीन इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं इसके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा
कुछ चीज़ें लिखी हुई 5 1, तो ये जो 1 लिखा हुआ है और एरो जैसा बना हुआ है वो इसकी इंटेंसिटी है। तो जब आप इसका लेफ़्ट और राइट का बटन इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस रिंग के राइट साइड में दबाते जाएंगे तो ये इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4, ये 0 से 15 तक जाती है। लेफ़्ट साइड का दबाएंगे तो ये घटती जाएगी, ये 0 तक आ जाएगी। यानी लेफ़्ट साइड में ये इंटेंसिटी घटाने के लिए है, राइट साइड में ये इंटेंसिटी करंट की बढ़ाने के लिए है। उसके बाद जो ये ऊपर और नीचे 2 बटन है, ऊपर का जो बटन है वो टाइमर को चेंज करता है। 5 10 और 15 मिनट के 3 प्रीसेट टाइमिंग है। इस टाइमर का जब आप जांच करते होते हैं तो कोई वैल्यू नहीं है, ये डिटेक्ट जब आप थेरेपी दे रहे होते हैं तब इस टाइमर का इंपॉर्टेंस है। जो नीचे का बटन है ये इसका मोड चेंज करता है। अभी आप देख रहे होंगे इसमें, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो कि टाइमर के बगल में डिटेक्ट लिखा हुआ है, जब इसको चेंज करेंगे तो थोड़ा नीचे रिलीव लिख के आ जाता है। टाइमर के नीचे जिनके पास एक्यूलाइफ इक्विपमेंट है शायद इस पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें रिलीव लिख के आ जाता है। यानी नीचे का बटन या रिंग का जब निचला हिस्सा आप दबाएंगे तो निचला हिस्सा ही डिटेक्ट और निचला हिस्सा ही रिलीव। ऐसा नहीं है कि नीचे दबाने से अगर ये रिलीव में आ रहा है तो ऊपर जब दबाने से डिटेक्ट में जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी बटन को दोनों के लिए यूज़ करना है, डिटेक्ट एंड रिलीव, डिटेक्ट एंड रिलीव। लेफ्ट राइट इंटेंसिटी घटाने बढ़ाने के लिए, ऊपर वाला टाइमर के लिए। ऊपर वाला बटन आपका केवल फंक्शनल है जब आप रिलीव मोड में होते हैं, यानी थेरेपी दे रहे होते हैं। डिटेक्ट मोड में उसका कोई रोल नहीं है। नॉर्मली इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना, आपने ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद डिजायर्ड सेटिंग आपको लानी है। ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको जांचना होगा कि एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है। एग्जैक्ट पॉइंट जांचने के लिए क्या करना है कि इसका जो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड पे, पेशेंट के जिसका आप जांच कर रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड पे, रिस्ट पे, लेफ्ट कलाई पे लगाना है। मैं दिखाऊंगा ये इलेक्ट्रोड कैसे लगाया जाता है। ये मैंने अपना ब्रेसलेट हटा दिया है। उस इंसान ने अगर हाथों में कोई अंगूठी, कोई मेटल की चूड़ी या कुछ ऐसा भी मेटल का कुछ पहन रखा है, या बॉडी के प्रेफरेबली अगर पूरी बॉडी से निकाल दिया जाए तो और भी अच्छा। पूरी बॉडी में अगर लेफ्ट साइड में कान में कुछ पहना हुआ है, नाक में कुछ पहना हुआ है, या गले में चेन पहनी, या कोई भी मेटल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पहना हुआ है तो वो निकलवा देना। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड से अपना अभी, और मैंने मेटल का कुछ पहना नहीं बॉडी में, मैंने सिर्फ ये ब्रेसलेट पहना हुआ था टीएंस का, मैंने लेफ्ट हैंड से वो निकाल दिया। अब इस पेड़ से जो ये चिप है इसको निकाल करके इसको लेफ्ट कलाई पे चिपका देना है। चिपकाने के लिए आपको ऐसा जगह चुनना है जहाँ पे बाल ज़्यादा ना होने, तो ये बालों में चिपकेगा, निकालते वक्त दिक्कत होगी। ये आपने चिपका दिया। और उसके बाद इंश्योर करना है, किसी को भी ये इक्विपमेंट इस्तेमाल करने से पहले 2-3 सवाल आपको ज़रूर पूछने हैं। प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए पेशेंट। उसके अलावा बहुत ही रीसेंट कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 महीने के अंदर में कोई सर्जरी नहीं हुई होनी चाहिए उसकी। और तीसरा, उसको पेस मेकर नहीं लगा होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक पेस मेकर होता है जो कार्डियक पेशेंट्स को लगाया जाता है, पेस मेकर में और स्टेंट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेस मेकर नहीं लगा होना चाहिए। पेस मेकर अगर लगा हुआ है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टीएंस का डिवाइस आप उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सारा कुछ पूछने के बाद, और इसके अलावा और भी कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं, वो सारा भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पेस मेकर वाले पे तो भूल के भी इसको आपको टच नहीं करना है। ये हो गया। उसके बाद आप इस मशीन को चेक कैसे करते हैं। जब छोटे बच्चों को आपको चेक करना है, इन्फेंट्स को चेक नहीं कर सकते। इन्फेंट किस कैटेगरी में है आपको पता है। तो जो एकदम नवजात बच्चे हैं उनको चेक नहीं करना है, साल भर के ऊपर के बच्चों को ही चेक करना है। तो जब किसी छोटे बच्चे को चेक करेंगे तो 3 साल से अगर कम है उम्र तो इसकी इंटेंसिटी को आप 0 पे रखिए, मैक्सिमम 1 पे रखिए। अगर आप किसी एडल्ट फीमेल को चेक कर रहे हैं तो प्रेफरेबली 2 पे रखिए। अगर वो 2 पे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं इसके करंट के इंटेंसिटी को, तो आप इसको 1 पे रखिए, इसकी इंटेंसिटी को आप 1 पे रखिए। अगर आप किसी एडल्ट मेल को चेक कर रहे हैं तो इसका इंटेंसिटी को प्रेफरेबली 3 पे रखिए। अगर वो 3 पे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो 2 पे रखिए। अगर 2 पे भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो भी 2 पे ही रखिए, ज़बरदस्ती पकड़ के रखिए, लगने दीजिए करंट। अब यार कोई एडल्ट मेल हो, अगर वो 2 पे इंटेंसिटी ना बर्दाश्त कर पाए तो कोई बात नहीं, उसका हाथ ज़बरदस्ती जोर से पकड़ के रखिए और लगने दीजिए। 2 या 3 पे रखिए। तो अब जैसे मैंने खुद को चेक करना शुरू किया है, मैंने अभी इसको इंटेंसिटी को 3 पे किया। वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटेंसिटी को मैंने 3 पे किया और ये मैंने डिटेक्ट मोड में है मशीन अभी। हाँ जी, मशीन अभी डिटेक्ट मोड में है, डिटेक्ट मोड में है। और मैंने ये जो बीच का जो ये बटन है, ये ओके का बटन है। जैसे मोबाइल में होता है ना ओके या सेंड का बटन, ये जैसे मतलब मैंने अपनी डिजायर्ड मोड सेलेक्ट कर ली। अब इसको ये दबा दिया तो यानी ये सेट हो गया, ये ओके का बटन हो गया। अब इसको ओके कर दिया। उसके बाद इस पॉइंटर को सबसे पहले यहाँ पे अंगूठे के पास, यहाँ पे जो ये निचला पोर्शन है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे इसको टच कराना है। यहाँ पे करंट फील होगा, मुझे फील हो रहा है तो यहाँ पे ये करंट फील होगा। उसको एक वो आपका
तो जो पेशेंट है उसका हाथ पहली बार अगर किसी को टच करा रहे हैं तो उसका हाथ जोर से पकड़ के रखिए, क्योंकि वो हाथ को खींचेगा तो ये वाइट वगैरह नाजुक होते हैं, वो टूट सकते हैं, खींच सकते हैं। तो पहली बार जब उसको टच करा रहे हैं तो हाथ को पकड़ के रखिए। लोगों को मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं आपको थोड़ा सा करंट लगेगा। ये मशीन करंट नहीं देती है, याद रखिए, ये मशीन करंट नहीं देती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है, ये सुई चुभने जैसा एहसास देता है। तो अगर आप गलत वर्ड यूज़ करेंगे पेशेंट के दिमाग में लगेगा वो तेरी करंट लगेगा। करंट से लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा फोबिया होता है, वो डर जाएंगे। तो जितना उनको लगेगा नहीं, वो उनका मन उतना महसूस करेगा, वो भागेंगे उठ के। वो आप कई बार तो वो छूने नहीं देंगे, आपको लगाने नहीं देंगे, करने ही नहीं देंगे। तो ये मशीन करंट नहीं देती है, तो आपको गलत टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करनी है, करंट नहीं बोलना है। बोलिए कि आपको हल्का सा सुई चुभने जैसा एहसास होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे ना लगा करके, जब आपको ये पहली बार किसी को कर रहे हैं तो आप हाथ में यहाँ पे फिराइए कहीं पे। यहाँ पे मोस्टली बहुत कम, इस एरिया में, ये जो एरिया है इस एरिया में बहुत कम ऐसे इफेक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो इस एरिया में बहुत कम सेंसेशन महसूस होती है। तो यहाँ पे फिराइए, बोलिए कोई कुछ महसूस हो रहा है करंट जैसा, वाइब्रेशन? बोला हाँ हल्का। बोला अब अंगूठे पे यहाँ पे सटाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सुई चुभने जैसा महसूस होगा, तो आपको घबराना नहीं है, वो न्यूट्रल पॉइंट है। इसको चाइनीज़ लैंग्वेज में शाओशांग बोलते हैं। आपको शाओशांग ना तो याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि आप चाइना में नहीं हैं, और ना ही किसी को बताने की ज़रूरत है। तो क्या पूछ रहे हैं, जिनको डायलिसिस होती है उन्हें बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसका जो डायलिसिस का कंडीशन है वो पर्टिकुलर कंडीशन जानने के बाद, और उस चीज़ के बारे में बाद में मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ उस ट्रेनिंग को, उससे रिलेटेड सवाल पूछे, क्योंकि वो अभी आना है। मैंने आपके पास पर्टिकुलरली मैसेज भेजा है कि मैं किन किन चीज़ों को कवर करूँगा, तो उसके हिसाब से ही मैं आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे सटाने से पहले थोड़ा उसका हाथ जोर से थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग सेंसेशन होगा, उसको वो हाथ खींच सकता है झटके से। तो यहाँ पे उसको सटाइए, उसको पूछे सेंसेशन महसूस हुआ। अगर बहुत ज़्यादा उसको परेशानी हो रही है तो 3 से घटा करके उसको, ये जो इंटेंसिटी है जो मैंने अभी अपने लिए 3 पे सेट की है, उसको घटा करके आप 2 पे कर सकते हैं। अभी तो मैंने 4 पे कर दिया, 3 से घटा करके 2 पे कर सकते हैं। जिसको बिल्कुल ही कम महसूस हो रही है, वहाँ पर जो आराम से टॉलरेट कर रहा है, उसको बढ़ा के 4 पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 बार उनको टच करके देखिए, परेशान हो तो भी बोलिए कि ये जो करंट की इंटेंसिटी है, ये जो चुभने की, ये जो सुई के चुभने की जो इंटेंसिटी है, इसको आप याद रखिए। अब मैं पूरे हाथ में फिराऊंगा, पूरे हाथ में फिराने के बाद आपको जहाँ पे जितना ये इंटेंसिटी से ये प्रिकिंग, चुभना जो महसूस हो, वो मेरे को बताइएगा। ये न्यूट्रल पॉइंट के कंपैरिजन में बताइएगा कि न्यूट्रल पॉइंट जो ये था अंगूठे पे, उससे कम लगा, उसके बराबर लगा, या उससे ज़्यादा लगा, या बिल्कुल भी नहीं लगा, या बिल्कुल भी कम लगा। उसके कंपैरिजन में बताइएगा। नहीं तो पेशेंट को बोलेंगे हाँ यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी है, हाँ यहाँ पे भी है, तो वो तो हर जगह ही महसूस होगा कि यहाँ पे भी है। तो अगर वो बोले हाँ यहाँ पे भी है, तो आपको पूछना है कैटेगरिकली कि यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से कम है, यहाँ के बराबर है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा, यहाँ से बराबर और यहाँ से कम के क्या मायने हैं। आप इनको पूरे हाथ पे घुमाइए। अगर कोई पेशेंट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आया है, तब तो आपके पास जो चार्ट होगा, उस चार्ट से रेफर कीजिए कि उस ऑर्गन का या उस बीमारी का पॉइंट कहाँ पे है। वहाँ पे आसपास में चेक कीजिए, इंटेंसिटी के हिसाब से आपको पता लगेगा। लेकिन अगर कोई जनरल चेकअप के लिए आया है, तो यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से शुरू कीजिए, और पॉइंट डायग्राम को फॉलो करते हुए उनके सारे वाइटल ऑर्गन्स को पहले चेक कीजिए। वाइटल ऑर्गन्स आप जानते हैं, हार्ट हो, किडनी हो, लिवर हो, लंग्स हो, ब्रेन हो, ये सब सारे वाइटल। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल चेक कर लीजिए, उसके बाद ब्लड प्रेशर का पॉइंट चेक कर लीजिए, ब्रेन आर्टरीज का पॉइंट चेक कर लीजिए। जो वाइटल ऑर्गन्स के पॉइंट है, और एक ऑर्गन के कई जगह पर, जैसे किडनी के आपको पॉइंट 3-4 जगह पे मिलेंगे। उसके बाद सेंटर में आइए तो उसका लिवर चेक कीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन चेक कीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन चेक कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग पॉइंट्स पे बताएंगे कि आप उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ आपको, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है या कम है। उसके बाद ये प्रॉब्लम इंडिकेट कर, जब आपकी किसी की चेकअप कर रहे हैं तो इंडिकेशन कैसे आपको नोट करना है और कैसे बताना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको जब आप सटाते हैं तो 2-3 तरह की सेंसेशन होती है। अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है, उनको पता होगा। नहीं तो आप साथ साथ में कहना शुरू। कहीं पे तो आपको लगेगा कि प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है, कोई चुभ हो ही जा रही है, सुई चुभने जैसी सेंसेशन हो रही है। कहीं पे वाइब्रेशन महसूस होता है और कहीं पे दोनों का मिक्सचर महसूस होता है। तो जो प्रिकिंग सेंसेशन महसूस होता है जहाँ पे खास तौर पे सिमिलर, या इस पॉइंट पे जो न्यूट्रल पॉइंट पे जो प्रिकिंग सेंसेशन महसूस होता है, उसके बराबर या उससे ज़्यादा अगर प्रिकिंग का मतलब सुई चुभने का सेंसेशन हो रहा है, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट जिस भी ऑर्गन का है,
जिस भी ऑर्गन का है चार्ट के हिसाब से, वो हार्ट का हो, लंग का हो, लिवर का हो, किडनी का हो, पैर का हो, आंख का हो, जिस भी पार्ट का है, अगर इससे सिमिलर या इससे ज़्यादा सेंसेशन प्रिकिंग का महसूस हो रहा है, प्रिकिंग का महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई हेल्थ या पेन प्रॉब्लम है। अब इसको कोरिलेट कैसे करना है और उस चीज़ के बारे में डिटेल में कैसे जानना है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो सेंसेशन है वो वाइब्रेशन का महसूस होगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। अब जैसे ये हाथ है, ये सीधा है, अपवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर की तरफ निकल रहा है, डाउनवर्ड्स मतलब बॉडी के अंदर की तरफ जा रहा है। मैंने यहाँ पे सटाया, नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। वाइब्रेशन ऐसे मैंने सटाया तो ऐसे लगेगा कि वाइब्रेशन, खून का फ्लो अचानक से झरझराते हुए पाइप में से पानी निकलना उधर शुरू हो गया या इधर शुरू हो गया। अपवर्ड या डाउनवर्ड वाइब्रेशन पॉइंट शुरू होगा तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। हम कई बार बोलते हैं कि हाँ यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट, तो वो करंट नहीं है, वाइब्रेशन है या प्रिक है, प्रिकिंग है या वाइब्रेशन है। तो अगर वाइब्रेशन सेंसेशन महसूस होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हुए, तो इसका मतलब होता है कि वहां पे एक पोटेंशियल इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। पोटेंशियल इनहेरिटेड प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो कहीं से आपने रिसीव की है, जो हुई नहीं है, जो कहीं से आपने रिसीव की है, और वो आपका या फिर वो जो ऑर्गन है वो किसी पोटेंशियल इनहेरिटेड प्रॉब्लम के लिए प्रोन है, वहां पे वो एग्जिस्ट करती है या हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उस ऑर्गन में हो सकती है जो इनहेरिटेड है, पोटेंशियल इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। उसके बाद कोई कोई पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे प्रिक भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, प्रिक भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा। प्रिक और वाइब्रेशन दोनों चीजें ये महसूस कराती है कि वहां पे अभी प्रॉब्लम स्टार्ट भी हुई है और बहुत ज्यादा बढ़ भी गई है कि वो ऑर्गन को अफेक्ट करने लगी है, यानी प्रॉब्लम तेजी से आगे बढ़ रही है, डेवलपिंग स्टेज में है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी अभी से अगर तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो वो तुरंत उतनी ही तेजी से कम होना भी शुरू हो जाएगी। तो ये तीनों तरह के सेंसेशन का पहचान है। अब हम बात करेंगे तो इसका जो ये डिटेक्शन मेथड है कि आपने चेक कराया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी को लगाया, अब उसके हाथ के सेंटर में, जैसे अगर मैं पॉइंट का चार्ट अभी रेफर करूँ तो हाथ के सेंटर में आप देखेंगे मोस्टली स्मॉल इंटेस्टाइन का, पेप्टिक अल्सर का, राइट लोअर बैक पेन का, किडनी का, लेफ्ट लोअर बैक पेन का, ये सारी चीज़ों के जो पॉइंट्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। तो अब अगर आपने वहाँ पे हाथ में लगाया तो आपको कैसे पता चलना चाहिए कि ये बैक पेन का पॉइंट है या किडनी में प्रॉब्लम है इसके, क्योंकि एक साथ ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो वो पॉइंट की वजह से भी हो जाता है। तो आपको कैसे पता चलना चाहिए कि अगर यहाँ पे लगाया है तो ये बैक, अगर एग्जैक्टली नहीं अंदाजा हो पा रहा तो आप देखेंगे कि बैक पेन का पॉइंट यहाँ पे भी होता है, हमारे हाथों में थंब के नीचे यहाँ पे भी होता है। इसके अलावा अगर किडनी का है तो आप देखेंगे किडनी का पॉइंट हमारे इस उंगली पे भी होता है, किडनी डेफिशिएंसी यिन और यांग का। तो आपको उससे रिलेटेड ऑर्गन के जो चार्ट में दूसरे पॉइंट है वहां पे भी लगा के उसको वेरीफाई करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाथों में, यहाँ पे सेंटर में तो हो रहा है लेकिन यहाँ के बैक पेन के पॉइंट पे करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उसको किडनी पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये करंट आ रहा है वो किडनी के पॉइंट पे। जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्जैक्ट पॉइंट को मार्क करना सीख जाएंगे, थोड़े से डिस्टेंस में भी। लेकिन शुरुआत के हिसाब से जो बिगिनर्स हैं, जो अपने लिए थेरेपी कर रहे हैं, थेरेपी दे नहीं रहे लोगों को, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो कंफर्म करने के लिए पूरे हाथ में मल्टीपल एक्यूपॉइंट्स होते हैं, 2-3 ऐसे एक ऑर्गन के, तो वहाँ पे हर जगह चेक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने का। कुछ बीमारियों का भी दिया हुआ है, जैसे अस्थमा का भी पॉइंट दिया हुआ है, थायराइड का भी पॉइंट दिया हुआ है, तो उसमें उसके मल्टीपल पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे आप चेक करके पेशेंट से आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अब जैसे पेट के पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, उसने आपको बता दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट पे आ रहा है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप अगर पेशेंट से कंफर्म करेंगे तो कैसे कंफर्म करेंगे? आप उसको पूछेंगे कि क्या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको बोलेगा कि नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो सकता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता हो सकता है। तो ये आपको, अगर आप इस इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टडी आपको भी करनी पड़ेगी कि कौन से ऑर्गन के अफेक्ट होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्टमक के आसपास प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे जनरल लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, आपके पेट में कोई तकलीफ है, आपको कब्ज की शिकायत है, आपको एसिडिटी की शिकायत है, डेफिनेटली आपको किसी न किसी चीज़ में वो हामी भरेंगे या बताएंगे कि हाँ कब्ज महसूस हो रहा है, या गैस बनती है, या एसिडिटी रहती है।
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब आप इसको कॉमर्शियल रूप में या बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब आप किसी पेशेंट का जनरल चेकअप या डिटेक्शन शुरू करें तो उसको सही सही उसकी बीमारी को डिटेक्ट करके बताएं। अगर आप उसको बीमारी को सही सही डिटेक्ट करके बताएंगे तो उसका भरोसा इस इक्विपमेंट पे भी होगा। ये इक्विपमेंट तो कमाल की चीज़ है, लेकिन अगर आप डिटेक्ट गलत करेंगे, आपका डिटेक्शन मेथड सही नहीं है, तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। अगर कोई बंदा आपके पास आता है, वो बैठा हुआ है, आप उसका नाम नहीं पूछते, उम्र नहीं पूछते, उसने चश्मा लगाया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इस उंगली पे आंखों के पॉइंट्स हैं सेंटर में, यहाँ पे इस सेंटर, ये जो हमारा मिडिल फिंगर है उसमें आंखों के पॉइंट्स हैं लेफ्ट और राइट। अब ज़्यादातर लोगों को आंखों की जो रोशनी होती है वो किसी आंख में ज़्यादा होती है कमज़ोर, किसी आंख में कम कमज़ोर होती है। अगर आप उसको सटाते हैं यहाँ पे दोनों तरफ, तो उसी अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पे करंट भी एक साइड पे, जो प्रिकिंग सेंसेशन है वो एक साइड पे ज़्यादा आएगा, एक साइड पे कम आएगा। तो वो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा आ रहा है या राइट साइड में ज़्यादा आ रहा है। दोनों साइड में हो सकता है, कभी कभी हो सकता है एक साइड में ही आए। तो उसने चश्मा पहना हुआ है, आंखों की प्रॉब्लम पता चल रही है, लेकिन बिना आंखों की जांच किए हुए अगर आप उसको ये बता सकते हैं कि आपकी लेफ्ट आंख में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर आप सही सही बताएंगे, उसको इस डिवाइस पे भी भरोसा होगा, उसको आपकी नॉलेज पे भी भरोसा होगा। उसके बाद आप नीचे आइए, आप उसके घुटने के पॉइंट पे लेके जाते हैं। आपको पता है कि ये जो हमारा रिंग फिंगर है उसमें घुटने के पॉइंट्स हैं, लेग के पॉइंट्स हैं। तो जब आप उसके घुटने के पॉइंट पे सटाएंगे, अगर वहाँ पे प्रिकिंग का सेंसेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दर्द की समस्या है। तो आपको जैसे ही वो सटाएंगे, आप उसको बोलेंगे आपके घुटने में दर्द है क्या, वो कंफर्म करेगा हाँ है। उसको भी सरप्राइज होगा कि इसको कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे वाइब्रेशन की सेंसेशन आ रही है, यानी उसका कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो चुका है, वाइब्रेशन यानी पोटेंशियल प्रॉब्लम है, वो होने वाली है प्रॉब्लम, उसको वाइब्रेशन आ रहा है, तो वो कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो चुका है। तब आपको उसको पूछना है कि आपके घुटने में प्रॉब्लम होती है, तो बोलेगा नहीं घुटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं है। तो बोला नहीं, आपका ये शो कर रहा है कि आपका कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो चुका है, घुटना वीक होना शुरू हो चुका है। तो कभी उठते बैठते चलते फिरते कट वट की आवाज़ आती है, तब वो कुछ ना कुछ जरूर कंफर्म करेगा कि हाँ उसको ऐसा कुछ ना कुछ चीज़ घुटने में हो रहा है। तो इस तरह से आपको लोगों के पॉइंट्स को डिटेक्ट करना है और इस तरह से उनको उसकी प्रॉब्लम्स बतानी है। सर, इज देयर एनी प्रोफेशनल कोर्स टू वर्क विथ एक्यूलाइफ इक्विपमेंट? यस सर, देयर इज अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं जो अभी कोर्स करवा रहा हूँ ये ऑनलाइन कोर्स प्रोफेशनल कोर्स ही है, और इसको आप प्रोफेशनल तौर पे भी ले सकते हैं। बाकी एक्यूपंक्चर के जो कोर्स होते हैं वो कर सकते हैं आप। एक्यूलाइफ का कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं है जिसमें आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिले। मैं इसके कोर्स कंडक्ट करने का प्लान कर रहा हूँ जल्द ही, और मैं लोगों को सिखा करके इसका सर्टिफिकेशन भी दूंगा। एक्यूलाइफ का मैं पूरा डिटेल कोर्स करवाऊंगा, सिखाऊंगा। लेकिन एक्यूपंक्चर के कोर्स होते हैं, एक्यूपंक्चर में आप डिप्लोमा डिग्री जो चाहे कर सकते हैं, वो आपको एक्यूपंक्चर की डिटेल जानकारी देगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद आपने पॉइंट्स लिख लिया। लेकिन जब आपको कोई पेशेंट आता है, अगर आप सेंटर चला रहे हैं या लोगों को थेरेपी दे रहे हैं या इस एक्यूलाइफ इक्विपमेंट को किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से आप डिटेक्ट कीजिए, उनके वाइटल पॉइंट्स को डिटेक्ट कीजिए, किडनी के पॉइंट्स को डिटेक्ट कीजिए, सारे पॉइंट्स को रिलेट करके बताइए। अगर आप 10 पॉइंट को चेक करेंगे तो डेफिनेटली 9 पॉइंट पर आप सही गेस करने में कामयाब होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डिटेक्ट तो आपने पॉइंट कर लिया, पॉइंट्स को मार्क कर लिया कि यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आई है। अब उसको थेरेपी देने की बात आती है। तो थेरेपी देने के लिए आपको सिर्फ इसका मोड चेंज करना है एक्यूलाइफ को। अगर आपने इंटेंसिटी 2 रखी है तो उसको 2 पे रख सकते हैं। थेरेपी देने के टाइम में थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट या पेशेंट जो भी है वो टॉलरेट कर सके तो 2 से 3 पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइए। इसको थेरेपी देने का क्या है सिस्टम मैं वो बताता हूँ आपको। वो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे थेरेपी करनी है, ठीक है। अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे थेरेपी करनी है, यहाँ पे थेरेपी करनी है और यहाँ पे करनी है थेरेपी। मुझे 3 पॉइंट पे थेरेपी करनी है। लंग्स की उसको प्रॉब्लम है, लंग्स के 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, उस पर आपको थेरेपी करनी है। आपने पॉइंट डिटेक्ट कर लिया, अब आपको थेरेपी स्टार्ट करनी है। तो थेरेपी स्टार्ट करने से पहले उसको क्या करना है कि पेशेंट को सबसे पहले तो थेरेपी देने से तुरंत बाद या तुरंत पहले कोई भी ठंडी चीज़ खाने पीने मत दीजिए। उसके हाथ एकदम ड्राई होने चाहिए। अगर आप खुद से थेरेपी ले रहे हैं तो आपके हाथ ड्राई होने चाहिए, और थेरेपी लेने के बाद भी थेरेपी करने वाले के और लेने वाले के दोनों के हाथ एकदम ड्राई होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई हेवी, मतलब जो ऐसे नॉर्मल कुछ चाय पी लिया या एक आधा स्नैक्स बिस्किट खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेवी मील्स के तुरंत बाद 1 घंटे तक ये थेरेपी नहीं करनी है। समटाइम
there is a lots of sensation but person said I don't have any problem that you are saying in the case what should we do. Sensation means you have to differentiate. Sensation दो तरह की होती है, आपने शायद ये पूरा शुरू से देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता. अगर प्रिकिंग सेंसेशन है तभी मैंने बोला कि ये आपको पेशेंट को पहले से एक्सप्लेन करना होगा कि प्रिकिंग सेंसेशन क्या है, वाइब्रेशन सेंसेशन क्या है. दोनों ही हालत में, नहीं तो पेशेंट तो ही बताएगा अरे बहुत करंट आ रहा है. दिस इज नॉट करंट. देयर आर टू टाइप ऑफ सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन एंड वाइब्रेशन सेंसेशन. अगर प्रिकिंग सेंसेशन है तो कोई प्रॉब्लम है और वो चीज़ मोस्टली उसको पता होगी अगर यहाँ के सिमिलर या इससे ज़्यादा है. तो अगर वाइब्रेशन सेंसेशन है तो वो पोटेंशियल प्रॉब्लम का बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है. वो इनहेरिट करना शुरू कर दिया, उसको इकट्ठा करना, प्रॉब्लम को पैदा होना शुरू हो गई है, वो होने वाली है. वो जरूरी नहीं है कि पेशेंट को पता हो. तो सेंसेशन कैसी है ये पहले पेशेंट को समझाना है कि इस तरह की सेंसेशन होगी, और उसे पूछना भी वैसे ही है कि किस तरह की सेंसेशन हो रही है. आगे बढ़ते हैं. फिर कुछ चीज़ों में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ऑर्गन जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होने के बाद ही इंसान को फीलिंग आती है. अगर उस इंसान को वो फीलिंग नहीं आई है तो कई बार लोग इग्नोर करते हैं. कई बार लोगों ने चेक कराया, उनको बीमारी होती है और उनको पता ही नहीं होता है, तो फिर आपको उनको भेजना पड़ेगा चेकअप के लिए, तब उनको पता चलेगा. तो कुछ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा पसीज का मतलब मुझे नहीं पता है कि पसीज का मतलब क्या होता है. तो ये सारी तैयारियां करने के बाद आप उनको उसको थेरेपी देना शुरू करेगा. मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे थेरेपी देनी है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए. एक पॉइंट पे एक दिन में 15 मिनट से ज़्यादा की थेरेपी नहीं देंगे. एक इंसान को किसी भी कंडीशन में एक दिन में 90 मिनट से ज़्यादा की थेरेपी नहीं देंगे. यानी अगर उसके 6 पॉइंट हैं तो आप 15-15 मिनट की थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन अगर 10 पॉइंट पे थेरेपी करनी है तो आप 7-7 मिनट 8-8 मिनट हर पॉइंट पे दीजिए. 90 मिनट भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशंस में 60 मिनट की थेरेपी ही दीजिए एक इंसान को एक दिन में. ठीक है, एक पॉइंट पे 15 मिनट से ज़्यादा की थेरेपी नहीं. अगर आप किसी पर्सन को 1 घंटे की थेरेपी रोज़ देना चाहते हैं, यानी 60 मिनट की, लेकिन उसके 5 पॉइंट कवर करने हैं, तो 15 मिनट की थेरेपी एक पे नहीं देंगे. या तो देखेंगे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, उस पर 15-15 मिनट देंगे, बाकी पे 10-10 मिनट देंगे. या फिर सब पे 5 पॉइंट पे देना है तो सब पे 12-12 मिनट देंगे, लेकिन एक पॉइंट पे 15 मिनट से ज़्यादा नहीं. एक पॉइंट पे नॉर्मल कंडीशन में 60 मिनट से, एक दिन में एक पर्सन को 60 मिनट से ज़्यादा नहीं. बहुत ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, इन दैट केस 90 मिनट से ज़्यादा नहीं. कि बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन दैट केस आप मैक्सिमम 90 मिनट की थेरेपी कर सकते हैं. थेरेपी करने का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 तरीके हैं. या तो यहाँ पे रख करके 5-7 सेकंड रख करके 1-2 सेकंड के लिए उठा लीजिए, 5-7 सेकंड रखिए, 1-2 सेकंड उठा लीजिए, 5-7 सेकंड रखिए, 1-2 सेकंड उठा लीजिए. तो इस तरह से आप थेरेपी, जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट है, देखिए अब यहाँ पे गड्ढा जैसा बनने लगा, तो एक स्किन पे अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गड्ढा जैसा बनने लगता है, उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नॉर्मल अपने लेवल पे आ जाता है. लेकिन दूसरा तरीका ये है कि वहीं पे आप इसको रब कर सकते हैं. जैसे आपने एग्जाम वगैरह दिया होगा, उसमें डॉट ये रहता है ना कि एक ब्लैंक डॉट जैसा बना रहता है, उसको पेंसिल से ब्लैक करना होता है, या आप कहीं पे बिंदु बनाते हैं गाढ़ा, इस तरह से करते हैं, तो इसको वहीं पे उसी पॉइंट पे रब करना है, हल्के हल्के इसको घुमाते रहना है. तो ऐसे में आपको उठाने की जरूरत नहीं, आप कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं. दर्द का भी एहसास कम होता है, और पॉइंट अगर इधर उधर थोड़ा बहुत मूव भी हो रहा है तो उसमें भी, या फिर एक ही जगह पे अगर बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे किसी को कमर में दर्द है या सर्वाइकल पेन है, आप इसको, ये जो स्पाइन है, आपको स्पाइन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है. स्पाइन के बारे में बताने पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ये शुरू कर दिया कि बताना, तो वो जो आपको चार्ट है, चार्ट में पूरा लिखा हुआ है कि सर्वाइकल स्पाइन कहाँ से कहाँ तक है, थोरेटिक स्पाइन कहाँ से कहाँ तक है, लंबर स्पाइन कहाँ से कहाँ तक है, सैकल स्पाइन कहाँ से कहाँ तक है, जो 4 हिस्से हैं. तो अगर मान लीजिए किसी को सर्वाइकल पेन है और सर्वाइकल स्पाइन पे आपको किसी एक पॉइंट पे नहीं, किसी पूरे सर्वाइकल स्पाइन पे नहीं, सर्वाइकल स्पाइन यहाँ से यहाँ तक होता है, तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं. तो इसमें सिंस 4-5 पॉइंट आप एक साथ कवर कर रहे हैं, तो इसमें आप 15 मिनट की बजाय आधे घंटे की थेरेपी इस ड्रैग करने में, जब 2 पॉइंट या उससे ज़्यादा कवर कर रहे हैं एक साथ, तो ड्रैगिंग में आप 15 मिनट से ज़्यादा या आधे घंटे की थेरेपी भी दे सकते हैं. यहाँ पे ऐसे घुमाते हुए भी ये थेरेपी दे सकते हैं. कहीं कहीं पे जब आप हाथ पे पॉइंट से डिटेक्ट, अगर आप सीधा इस पॉइंटर को अगर आप सीधा रखेंगे, कैसे दिखाऊं, सीधा रखेंगे, तो ये पॉइंटर सीधा रखेंगे तो आपको सेंसेशन महसूस नहीं होगा. जैसे आपके पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आया, वो बोलता है मेरे को डायबिटीज़ है, लेकिन डायबिटीज़ वाले पॉइंट पर उसको सेंसेशन, इसको थोड़ा बहुत घुमा के, थोड़ा जोर से दबा के, कई लोगों की जो हाथ की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है. जो लोग खासतौर से हाथ से वर्कआउट या लेबर का काम करने वाले लोग होते हैं, उनके हाथों की स्किन मोटी होती है, तो वहाँ पे नहीं पता चल सकता है, तो उनको अच्छे से हैंड वॉश करा दीजिए,
सोप वाटर से, और उसके बाद हाथों को अच्छे से ड्राई कर दीजिए, या नहीं तो थोड़ा सा स्टीम दे दीजिए, तो उनके हाथों की स्किन सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप वहीं पे, या तो पहले तो जोर से दबा के देखिए, क्योंकि पॉइंट, हाथों की स्किन अगर मोटी होती है तो पॉइंट ज़्यादा नीचे होता है, तो वहाँ पे महसूस होगा। अगर नहीं होता है तो आप उनको ये सोप वाटर से हाथ धुलवा के या स्टीम दे करके तब कीजिए, तो उनको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से थेरेपी देनी है। थेरेपी कम से कम 3 दिन लगातार होनी चाहिए एक पॉइंट पे, कम से कम 3 दिन। उसके बाद इफेक्टिवली वो असर दिखाना शुरू करती है। पूरे वीक में आप 1 दिन का गैप ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी पॉइंट पे आज आपने थेरेपी शुरू की और संडे को आप गैप लेते हैं और सैटरडे को थेरेपी शुरू की, तो संडे को गैप नहीं ले सकते। तो या तो 3 दिन, या तो अगर आपने 1 दिन अपने सेंटर की छुट्टी ले रखी है, या पेशेंट को अगर आप 1 दिन का गैप देना चाहते हैं, या खुद को ही 1 दिन का गैप, क्योंकि वीक में 1 दिन का गैप आप ले सकते हैं, लेना चाहिए। एक्यूप्रेशर थेरेपी में, एक्यूप्रेशर थेरेपी करते वक्त वीक में 1 दिन का गैप थेरेपी में लेना चाहिए। सीवियर कंडीशन, सीवियर मोस्ट कंडीशन में डेली कर सकते हैं आप, लेकिन लेना चाहिए। तो वो जो किसी भी नए पॉइंट पे ऐसे टाइम में थेरेपी ना शुरू करें कि आपका गैप अगले ही दिन आ रहा है या अगले के अगले दिन आ रहा है, यानी जो आपके गैप के बाद वाला दिन है, नए पॉइंट पे थेरेपी वहां से शुरू करें। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे असर दिखने में, वैसे तो दर्द वगैरह के पॉइंट पे पहले दिन से असर मिलना शुरू हो जाता है, पेशेंट को भी महसूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन सिग्निफिकेंट इफेक्ट के लिए आपको कम से कम 3 दिन की थेरेपी देना। एक पॉइंट पे 3 दिन से पहले थेरेपी ना रोकें। अगर आज थेरेपी करने कल रोक दिया, कोई फायदा नहीं। तो कम से कम 3 दिन रेगुलर थेरेपी करने के बाद ही गैप डालें। ये तो हो गया थेरेपी देने की चीज़ें। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ थेरेपी के बारे में। थेरेपी करते वक्त कुछ चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखिए। वो चीज़ें क्या है कि 11 years he can't speak clear, so how he can cure them with Aculife? Is it possible? Yes, is it very much possible कि उसका वॉइस आप वापस ला सकते हैं। इस पॉइंट पे अभी मैं जो क्वेश्चन आंसर से उस पर आऊँगा, उस पर उसके बाद आप पूछना शुरू कीजिए, कि तब तक आपका क्वेश्चन ऊपर निकल जाएगा और मैं बता नहीं पाऊंगा। एक आदमी का क्वेश्चन आने के बाद मैं सबका क्वेश्चन आंसर मैं लूँगा, और ये सेशन अगर 2 दिन 3 दिन भी चलाना पड़ा तो मैं इसको चलाता रहूँगा। मुझे जो इसके बेसिक्स बताने हैं वो पहले बता लेने दीजिए। अब हम जब बीमारियों को ट्रीट करना शुरू करते हैं तो किस तरह से ट्रीट करना है, या पर्सन जो आपके पास आया है डिटेक्ट करने के लिए, जो मैंने पॉइंट बताया था कि अंडर डिफरेंट टाइप का सेंसेशन मैंने बता दिया, डिटेक्शन मेथड बता दिया, वर्किंग प्रिंसिपल इसका बता दिया। अब कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन एंड हेल्थ इश्यूज, ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी के लिवर में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है आपको, तो लिवर में प्रॉब्लम दिखाने से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। लिवर में अगर प्रॉब्लम दिखाए तो डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से मोटापा भी हो सकता है। लिवर में प्रॉब्लम होने की वजह से बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर लिवर के पॉइंट पे दिखा रहा है और किसी को आपने बोला इसका आपके पेट में कोई तकलीफ है, लेकिन उसने बोला नहीं पेट में कोई तकलीफ नहीं है, तो आप उसको पूछिए बीपी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आपको, किसी को मान लीजिए किडनी में प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेकिन बोला मेरा तो किडनी में कोई तकलीफ नहीं है, किडनी तो मेरी ठीक है। अब किडनी में प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन की वजह से भी हो जाती है, किडनी का डायफ्राम खराब होने लगे तो भी हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो तो भी किडनी वाले पॉइंट पे दिखाएगा। लेकिन शुगर के पेशेंट को उसको जरूरी नहीं है कि पता है कि मेरे को किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। किसी को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यूटी, किसी फीमेल को अगर यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो भी उसके किडनी के पॉइंट पे पहने, क्योंकि वो इन्फेक्शन कभी कभार किडनी तक पहुंच जाता है। वो किडनी की बीमारी नहीं है, लेकिन किडनी के पॉइंट पे सेंसेशन बताएगा। तो ये ऑर्गन का और डिजीज का रिलेशनशिप आपको समझना पड़ेगा, और उसके लिए खुद ही स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन और लाखों डिजीज हैं। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो जो इसके बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल हैं ऑर्गन के, और कि कौन सा ऑर्गन किस तरह से किस चीज़ को अफेक्ट करता है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। थोड़ा सा पढ़ने के बाद कि स्प्लीन का क्या चीज़, जैसे एक ऑर्गन है स्प्लीन, उसका क्या क्या चीज़ में रोल है। तो एपेटाइट सिस्टम में भूख लगना का जो इशू होता है, स्प्लीन का उसमें रोल है। ब्लड के बनाने में, खून बनाने में उसका रोल है। और उसके अलावा स्टमक के बहुत सारे फंक्शन में उसका रोल है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम में अगर स्प्लीन के पॉइंट पे किसी को करंट आ रहा है, तो आप पेशेंट को ये नहीं पूछते कि आपके स्प्लीन में प्रॉब्लम है क्या, उसको तो पता ही नहीं होगा कि स्प्लीन होती क्या बला है। आप उसको ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या भूख कम लगती है,
क्या आपका इम्यून सिस्टम वीक है, बीमारियां जल्दी जल्दी होती है, क्या आपके शरीर में खून की कमी है। अब जैसे लंग्स की है, लंग्स के पॉइंट पे अगर किसी को करंट आ रहा है तो उसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोई रेस्पिरेशन, सांस फूलने की बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी इम्यून सिस्टम वीक हो सकती है, उसके नाक वगैरह में एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, स्नीजिंग या नाक में कुछ चुभने जैसा जैसा होता रहता है, विंड पाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा हो सकता है उसको, उसके एनर्जी लेवल में कि मतलब वो कुछ भी काम करता हो जल्दी थक जाता हो, जल्दी हाँफ जाता हो, एनर्जी लेवल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर लंग्स के पॉइंट पे दे रहा है तो आप खाली लंग में कोई प्रॉब्लम है क्या आपके, तो सोचेगा लंग में प्रॉब्लम का मतलब लोग दो ही चीज़ें जो लंग से जोड़ करके बीमारी बताई जाती है, दो ही चीज़ें, लंग में टीबी और लंग में कैंसर। तो सोचेगा ना तो मेरे को टीबी है ना कैंसर है लंग में। लेकिन अगर उसको अस्थमा है तो भी वो लंग के इंडिकेशन में दिखाएगा, अगर उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है तो भी उसको लंग्स में दिखा सकता है, अगर उसका एनर्जी लेवल लो रहता है तो भी। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पूछनी होगी कि आपको ये प्रॉब्लम है क्या। वैसे जैसे किडनी का प्रॉब्लम होती है तो किडनी का काम है शरीर का प्यूरिफिकेशन करना, वाटर को रिमूव करना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि किडनी में क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती है। तो किडनी के प्रॉब्लम की वजह से हड्डियों में भी दर्द होता है, क्योंकि कैल्शियम का जो शरीर में एब्जॉर्प्शन और सैचुरेशन है उसका फंक्शन भी किडनी के फंक्शन पर डिपेंड करता है। अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है मेल में, सेक्सुअल ऑर्गन के फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है किडनी में अगर प्रॉब्लम हो तो किडनी के पॉइंट पे दिखा रहा है तो किडनी में स्टोन या किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बोलेगा मैंने तो अभी KFT कराया था 1 महीने पहले, मेरी किडनी तो ठीक काम कर रही है। लेकिन किसी और प्रॉब्लम का इंडिकेशन कोई और ऑर्गन भी दिखाता है, तब आप उसको पूछ सकते हैं आपको कोई सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट है क्या, आपके कानों के फंक्शन में कोई, अगर कानों के फंक्शन में कोई तकलीफ हो, सुनाई ठीक से नहीं दे रहा हो, तो इसका मतलब उसका भी कनेक्शन किडनी से है, वो किडनी में प्रॉब्लम दिखाएगा। जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम किडनी के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद लिवर में, लिवर के वजह से आइज़ का, टेंडम्स का, मसल्स का, वेन्स का, ये सारी चीज़ों में। स्ट्रोक के पेशेंट्स को भी लिवर पे दिखाया जाता है कि लिवर पे अगर स्ट्रोक का कोई पेशेंट है जिसको अगर लिवर में कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम दिखा रहा है, वाइब्रेशन दिखा रहा है, यानी वो स्ट्रोक के रिस्क पे है, फिर उसको आपको ब्रेन आर्टरीज भी चेक करनी पड़ेगी। लिवर ही न्यूट्रिशन और ब्लड प्रोवाइड करता है हार्ट को पंप करने के लिए, मैन्युफैक्चर लिवर करता है और वो भेजता है हार्ट के पास। तो लिवर की प्रॉब्लम हार्ट भी इंडिकेट कर सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम लिवर भी इंडिकेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जो हार्ट का जैसे काम है, हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेशन का, मेटाबॉलिज्म का, आर्टरीज का, ब्लड प्रेशर का, स्ट्रेस का, मेंटल इलनेस का, ब्रेन और ब्रेन आर्टरीज का, ये सारी चीज़ें हार्ट से कनेक्टेड हैं। तो अगर उन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम दिखा है तो ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। ये किताब में देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया जो मैंने एक पॉइंट बताया, कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन एंड हेल्थ इश्यूज़। तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं और पेशेंट बोलता है, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि पेशेंट बोलता है हमें ये प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअल में आपको ये जो एक्यूलाइफ बताता है वो बीमारियों से ज़्यादा ऑर्गन के ऊपर पॉइंट्स बताता है। तो आप उस ऑर्गन की वजह से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती है वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। वो सारी चीज़ें सीखने के बाद अगर आप उसको पूछेंगे इसमें आपके या फिर आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि आपके हार्ट के पॉइंट पे प्रॉब्लम बता रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक ही आने वाला हो। हार्ट के पॉइंट पे ये प्रॉब्लम तब बताता है जब आपको ये चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है आपको BP की प्रॉब्लम हो सकता है कि ब्रेन आर्टरीज में प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक का खतरा हो सकता है आपकी इम्यूनिटी वीक हो। तो ये सारी चीज़ें पूछे तो बोलेगा हाँ मेरे BP की प्रॉब्लम तो रहती है। तब फिर आप BP वाला पॉइंट भी चेक कर लीजिए तो वो कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से बताया जाता है ताकि पेशेंट एक्यूलाइफ 99.9% सही भविष्यवाणी करता है बीमारियों के बारे में। ये सिर्फ मैं किताब में पढ़ के या कंपनी का ब्रोशर पढ़ के नहीं बता रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 99.9% एक्यूलाइफ सही डिटेक्ट करता है। 100% तो केवल भगवान सही होते हैं। एक्यूलाइफ 99.9% सही डिटेक्ट करता है, लेकिन आपको जानकारी की कमी होती है जिसकी वजह से आपको पेशेंट के सामने इधर उधर देखना पड़ता है कि नहीं पता नहीं क्या हो गया है, ये मशीन सही नहीं बता पा रही है या पेशेंट झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता, ना तो पेशेंट झूठ बोलता है ना ये मशीन झूठ बोलती है। आपकी जानकारी आपको धोखा देती है, आपका नॉलेज लेवल आपको धोखा देता है। तो नॉलेज लेवल को बढ़ाइए, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी इंसान आपको फीडिंग नहीं की जा सकती। ट्रेनिंग्स में सीखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और मैं इस सेशन को थोड़ा प्रोलॉन्ग करूंगा। ये एक दिन में ख़त्म होने वाला सेशन नहीं है,
इसको मैं आगे भी फर्दर भी कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन एंड हेल्थ इश्यूज़, ये तो हो गया। उसके बाद हम इफ़ेक्टिव डेमो प्रोसीजर क्या है, कि हम किस तरह से डेमो दिखाएं कि पेशेंट को यकीन हो जाए। पेशेंट को यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले तो उसका सही डिटेक्शन जरूरी है, और सही डिटेक्शन के दौरान किस तरह से पूछना है ये मैंने आपको समझा दिया। अब मान लीजिए आपके पास कोई पर्सन आया जिसके पास मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं। मान लीजिए उसकी लिवर में भी प्रॉब्लम है, किडनी में भी प्रॉब्लम है, और शरीर में कहीं कहीं दर्द भी होता है, जैसे किडनी की वजह से पेन होता है, या गाल ब्लैडर का पेन होता है, या जैसे मान लीजिए किसी को गाल ब्लैडर में स्टोन है। चलिए हम एक इस प्रॉब्लम को पकड़ते हैं कि किसी के गाल ब्लैडर में स्टोन है। वो पेशेंट आपके पास आया, आपने डिटेक्ट किया, वो तो पेशेंट आया आपके पास सही प्रॉब्लम लेकर के आया, आपने भी अपने और इक्विपमेंट से चेक किया, गाल ब्लैडर के तीनों पॉइंट बोल रहे हैं। गाल ब्लैडर के 3 पॉइंट हैं, गाल ब्लैडर का है, गाल ब्लैडर गाल स्टोन का है, और एक इन्फ्लेमेशन सूजन है गाल ब्लैडर में, सूजन की। तीनों पॉइंट उसके बोले, आपने उसको बोला कि हाँ यहाँ पर तो दिखा रहा है। अब पेशेंट को सर्जरी नहीं कराने के लिए आप बोलेंगे कि नहीं बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। उसको एहसास कैसे हो, आपने पॉइंट डिटेक्ट करके तो बता दिया कि हाँ ये तो, उसको अल्ट्रासाउंड में भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी पता चल गया कि हाँ उसको गाल ब्लैडर में स्टोन है, लेकिन आप उसको ठीक कर देंगे कैसे? ऑब्वियसली कोई भी स्टोन एक दिन में आप 2 दिन में आप नहीं तोड़ के ख़त्म कर सकते उसको। अगर कोई ऑर्गन ख़राब है, किडनी ख़राब है, लंग्स ख़राब है, या लिवर ख़राब है, तो उसको आप एक दिन में नहीं बना सकते। या कोई भी ऑर्गन, लेकिन पेन में आप एक दिन में, अगर ऐसा नहीं है कि आप किडनी खराब है या गल ब्लैडर में सूजन है या कुछ भी है तो आप उस पर थेरेपी देना शुरू करेंगे तो एक दिन में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए किसी का लिवर 60% खराब है, आपने थेरेपी देनी शुरू की और 0.5% एक दिन में ठीक भी हो गया, तो वो उसको पता कैसे चलेगा? या 2 दिन में 1% ठीक भी हो गया, 3 दिन में 1% ठीक भी हो गया, तो पता कैसे चलेगा? 2% ठीक हो गया, 3% ठीक हो गया, तो भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर किसी को दर्द है, दर्द में 2, 3, 5% भी राहत मिली तो वो उसको उसी टाइम पता चलेगा। तो वैसे ही जब आपके पास कोई गाल ब्लैडर का पेशेंट आता है तो 3 पॉइंट है, एक तो गाल ब्लैडर स्टोन का है, गाल ब्लैडर का है, एक इन्फ्लेमेशन इन गाल ब्लैडर है। अब आप उसको डेमोथेरेपी देना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा गाल ब्लैडर में जो सूजन है स्टोन वाले पॉइंट पे उतना ज़्यादा डेमो पीरियड में उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए। स्टोन तो टूटने में टाइम लेगा, 40 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 35 दिन लेगा टूट के निकलने में, लेकिन जो सूजन है वो आप 1 दिन की 2 दिन की थेरेपी में कम कर सकते हैं। तो वो सूजन जैसे जैसे कम होगी उस इंसान का दर्द कम होगा। जो पेट में या गाल ब्लैडर के पॉइंट पे जगह पे जो दर्द होता है वो सूजन कम होने से दर्द कम होगा। जैसे उसको अगर आप 1 दिन में 2 दिन में दर्द से राहत दे रहे हैं तो उसका भरोसा बढ़ेगा कि अब दर्द ठीक हुआ है तो स्टोन भी ठीक होगा। हाउ कैन इट पॉसिबल गाल स्टोन रिमूव बाय? इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। हाउ कैन के मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो समझा देता हूँ। जैसे इन्होंने हाउ कैन पूछा है तो बहुत सारे पेशेंट आपको पूछ सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन है, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ऑर्गन को कैसे ठीक करता है। कोई भी बीमारी जब होती है, एक्यूलाइफ का ये वर्किंग प्रिंसिपल है। इसको मैं जनरल, अगर मैं आपको साइंटिफिक या मेडिकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा या गूगल करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं आपको इसको जनरल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैसे ये जो शरीर का अपना डिफेंस, अपना रिपेयर मैकेनिज्म होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों को तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुछ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है, यानी हमारे शरीर का अपना रिपेयर मैकेनिज्म है। कट जाता है वो अपने आप, अगर आप कुछ ना भी लगाएं, सिर्फ उसको दबा के रख लें थोड़ी देर, तो वो अपने आप ही जुड़ना या रिपेयर होना शुरू हो जाता है। अगर स्किन क्या है? सेल से बना हुआ एक ऑर्गन है। सेल से टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज से स्किन बना हुआ है। उसी तरह से बॉडी के सारे ऑर्गन बने हुए हैं। यानी जब यहाँ पे कट जाता है हम इसको दबा करके पकड़ लेते हैं या पट्टी बांध देते हैं या हड्डियों में जब जोड़ के प्लास्टर बांध देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे वहाँ पे नए सेल्स बनने शुरू होते हैं। बोन के नए सेल्स बने या स्किन के नए सेल्स बने या ऑर्गन के नए सेल्स बने, वो सेल्स टिश्यूज बनाते हैं। वो टिश्यूज जो डैमेज उस पर्टिकुलर ऑर्गन में हुआ है, वहाँ पे जो टिश्यूज डैमेज हुए हैं उसकी जगह पे नए टिश्यूज, नए सेल्स बन जाते हैं, वो ऑर्गन रिपेयर हो जाता है। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें कोई ना कोई ऑर्गन खराब होता है। 2 तरह की बीमारियां होती हैं कि या एक्सटर्नल रीजन से, इंटरनल रीजन से। इंटरनल रीजन से जो बीमारियां होती है वो किसी न किसी ऑर्गन के खराब होने से या उस ऑर्गन के फेलियर की वजह से होती है। जो एक्सटर्नल रीजन से बीमारी होती है, मच्छर ने काट लिया, जैसे अभी कोरोना हो रहा है, एक वायरस की वजह से हो रहा है, वो एक्सटर्नल बीमारी है। वो क्या करता है, वो अंदर जा करके हमारे किसी न किसी ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अब मैं आपको एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में एक समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक पेन है, इस हाथ पे मैं इस पेन को लेकर के मार रहा हूँ, दिख रहा है आपको?
यहाँ पे मैं मार रहा हूँ, मुझे चोट लग रहा है। अब इसको लेकर के आपको दिखने से कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं चोट लगी है? ये नॉर्मल दिख रहा है, प्लेन ना तो रेडनेस है ना कुछ भी नहीं, क्योंकि पेन में इतनी ताकत नहीं है कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा सके। लेकिन मुझे पता चला जब मैं इसको मार रहा हूँ, कोई चीज़ आपको टच भी करती है, हल्के से भी मार रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है। अब मैं इसको ले करके किसी लैब में जाऊँ या किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, उसको ये हाथ दिखाऊँ, बोलूँ कि यहाँ पे चोट लगा है कि नहीं, पता करके बताओ ये कुछ डैमेज है कि नहीं, वो पता कर पाएगा क्या? किसी भी हालत में नहीं। क्योंकि जो दुनिया में जितने भी डिटेक्शन मेथड्स हैं, जांच करने के जितने भी तरीके हैं, वो एक्चुअल में तब काम करते हैं जब डैमेज का जो क्वांटम है, डैमेज की जो क्वांटिटी है, वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, तभी वो उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। अब क्या है कि जो डैमेज हो जाता है या डैमेज जैसे होना शुरू होता है, जैसे हल्की सी भी चोट लगी, तो ये दुनिया का कोई तरीका इसको नहीं है, दिखने से भी नहीं पता चल रहा है, कोई जांच से भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं हथौड़े से मारूं, जोर जोर से हथौड़े से या ईंट से या पत्थर से मारूं, तो डैमेज का जो क्वांटिटी है, डैमेज का जो क्वांटम है, वो इतना ज़्यादा होगा कि वो दिखने से भी पता चलेगा, जांच में तो पता चल ही जाएगा। अगर मैं आप गर्म चाय है किसी कप में, उसमें थोड़ा सा हाथ टच हो जाता है तो जलता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। लेकिन अगर यहीं पे एसिड डाल दिया जाए, चाय गिर जाए, तो दिखने से भी पता चल जाएगा। और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जांच करके आपको ये भी बता देगा कि आपकी स्किन कितने % जली है। लेकिन जब एक गर्म चाय का कप सटता है तब भी जलती है, वो 0.005% जलती होगी या जितना भी जलता हो, लेकिन वो पता नहीं चलता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो आपको, लेकिन हमारे ब्रेन को पता चलता है। कोई भी गर्म चीज़ टच हुई, हल्के से पेन का भी टच हो, हमारे ब्रेन को पता चलता है। हमारा ब्रेन नर्व्स के थ्रू पूरी ही बॉडी से जुड़ा हुआ है। ब्रेन का काम क्या है कि रेगुलेट करना बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग्स में भी बताया था कि बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे ऑर्गन टिश्यूज से बने हुए और टिश्यूज सेल्स से बने हुए हैं। और सेल्स का क्या नेचर है कि डेली करोड़ों सेल्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय होते हैं और उनकी जगह लेने के लिए नए सेल्स बनते हैं। ये जो डिस्ट्रॉय होने का और बनने का जो काम है कि कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितना बन रहा है, ये रेगुलेट करता है ब्रेन, ये कंट्रोल करता है। ये ब्रेन उस चीज़ पे के ऊपर निगरानी रखता है और उसको ये ब्रेन कंट्रोल करता है। किसी भी ऑर्गन को कोई भी फंक्शन करने का जो जिम्मेदारी है, जो टास्क देता है, वो टास्किंग का काम ब्रेन देता है, ये बिग बॉस है। तो ये कैसे करता है, जिस ऑर्गन में जितना डैमेज देखता है, सेल्स बनाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। नए सेल्स के निर्माण के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए। न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन क्या कौन कैरी करता है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ब्लड कैरी करता है। जो ब्लड है वो किसी ऑर्गन में कैसे फ्लो होता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी का फ्लो है बॉडी में, उसके साथ वो एनर्जी ऑगमेंट करती है ब्लड को। जिस वेन में जिस पर्टिकुलर रास्ते पे ज़्यादा एनर्जी लगी वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। यिन और यान, आपको चाइनीज़ थेरेपी में वो वर्ड्स दिखेंगे, वो एनर्जी का फ्लो है। वो यिन और यान को रेगुलेट करता है कौन? हमारा ब्रेन। अगर ब्रेन को दिखा कि किडनी में सेल्स ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं तो वो किडनी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। ब्लड सर्कुलेशन क्यों बढ़ाएगा? ताकि उस बॉडी के ऑर्गन को ज़्यादा न्यूट्रिशन और ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाए यहाँ पे, यानी वहाँ पे जो सेल्स का जनरेशन है वो फास्ट हो जाए, तो वो ऑर्गन रिपेयर होने लगेगा। इसके लिए वो एनर्जी की सप्लाई को बढ़ाता है। अब आप जानते हैं कि हमारे खान पान में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कितनी है। तो शरीर को जितने जरूरी सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जितना नॉर्मल डिस्ट्रॉय होते हैं और जितने नॉर्मल बनने चाहिए, उसके लिए जितना जरूरी न्यूट्रिशन है वो भी नहीं मिलता। मान लीजिए आपके शरीर में डेली 20 करोड़ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और उसके लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए कि ताकि 20 करोड़ नए सेल्स बन सके। लेकिन आपको न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो दैट इज बेयरली सफिशिएंट टू मैन्युफैक्चरर ओनली 18 करोड़ न्यू सेल्स। 18 करोड़ ही बना सकते हैं उससे। तो ब्रेन क्या करेगा, यानी जो 20 करोड़ की जगह 18 करोड़ ही बन रहा है, यानी 10% सप्लाई कम आई। तो ब्रेन क्या करेगा, 10% सप्लाई सारे ऑर्गन से डिडक्ट कर लेगा। उस केस में भी जब ब्रेन किसी ऑर्गन को बीमार या डैमेज देखता है तो क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कि जब तक वो ऑर्गन सिग्नल देना न बंद। मैंने यहाँ पे जब इसको मारना शुरू किया पेन से, तब इसने, ये ब्रेन को कैसे पता चला, इस ऑर्गन ने, यहाँ की स्किन ने ब्रेन को सिग्नल दिया कि यहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा है, यहाँ पे कुछ अटैक हो रहा है, इस हाथ पे कुछ अटैक हो रहा है, इस हाथ पे कुछ नुकसान हो रहा है, ब्रेन को सिग्नल गया। तो ब्रेन रिप्लाई में क्या करता है, तो ब्लड का सप्लाई, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जाता है,
रेड ब्लड सेल्स जाते हैं जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जाते हैं। वाइट ब्लड सेल वहाँ पे क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं। जैसे होता है ना कि किसी एरिया में टेररिस्ट घुस गए, तो पुलिस क्या करती है, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है और कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देती है। कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू क्यों करती है कि वहाँ पे वो ढूंढती है कि जो टेररिस्ट या चोर डाकू छुपे तो नहीं है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं, वो फाइटर सेल्स हैं, वो इम्यूनिटी सेल्स हैं। वो वहाँ पे शुरू करते हैं कि किसी एक्सटर्नल को कोई एंटीबॉडी तो नहीं आ गई, कोई वायरस तो नहीं आ गया, कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया, वो मिलते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो क्या करता है, नए सेल्स को रीजनरेट करना शुरू कर देता है, ताकि जो इस पर्टिकुलर ऑर्गन में, इस पर्टिकुलर सेल में, इस पर्टिकुलर टिश्यू में जो डैमेज हुआ है उसको वो रिकवर कर सके। तो ये ब्रेन की कैपेसिटी है। तो ये ब्रेन जब ये सिग्नल देता है तो वो सिग्नल तो करंट को बायो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जाता है। तो हर ऑर्गन में जितना क्वांटम ऑफ डैमेज होता है उतनी ही इंटेंसिटी से वो सिग्नल भेजता है। उसी सिग्नल को ये मशीन पकड़ती है। तो उस सिग्नल की इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होती है वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि उतने ही ज़्यादा उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उतने ही शिद्दत से, उतनी ही मजबूती से ब्रेन को बोल रहा है हमको दो, हमको दो, हमको दो। ज़्यादा करंट का मतलब वो ब्रेन से ज़्यादा मांग रहा है कि नहीं इतना काफ़ी नहीं है, और दो, और दो, ज़्यादा दो, ज़्यादा दो। यानी ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, वो ब्रेन से मांग रहा होता है। और उसके अलावा जो ब्रेन देना शुरू करता है तो एक्चुअल में क्या है कि हमारे खान पान, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, हमारे लाइफस्टाइल, तो हमारे बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स वीक होते जा रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन हमें सफिशिएंट नहीं मिल रहा। ऑलमोस्ट बॉडी के सारे ही ऑर्गन सफ़र कर रहे हैं, सारे ही ऑर्गन लैक ऑफ न्यूट्रिशन सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से जितना सेल उसमें प्रोड्यूस होना चाहिए नया, उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ब्रेन को बहुत सारे जगह से बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ जाते हैं, ब्रेन भी कंफ्यूज रहता है कि किसको कितना दूं, किसको कितना। अगर आपके 2 बच्चे हों और उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है आपको, तो आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से सही से चैनलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर 100 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाए, सारे आपसे मांग रहे हैं कॉपी दो, किताब दो, स्कूल की फीस दो, खाना दो, कपड़े दो, लत्ते दो, आप भी कंफ्यूज होंगे, भूल जाएंगे कब किसको कितना देना है, किसको क्या देना है। ये एक्यूलाइफ डिवाइस उसी में आपकी हेल्प करता है। ये एक्यूलाइफ डिवाइस क्या करता है, पहले तो कौन सा ऑर्गन डिटेक्ट मोड में ये रीड करता है कि कौन सा ऑर्गन ब्रेन को कितना स्ट्रांग सिग्नल दे रहा है। जितना स्ट्रांग सिग्नल उस ऑर्गन में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आपने ऑर्गन डिटेक्ट कर लिया कि अच्छा फलाना 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 ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ये बहुत स्ट्रांग सिग्नल दे रहा है। अब ब्रेन तो एक रूटीन के हिसाब से सप्लाई दे रहा है, लेकिन वो सप्लाई नॉर्मल से भी कम है, इनसफिशिएंट है। मान लीजिए किसी एक ऑर्गन को 1 करोड़ सेल्स बनाने के लायक न्यूट्रिशन नॉर्मल में, रूटीन में डेली चाहिए, क्योंकि उसके 1 करोड़ सेल्स डेली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो उसको 1 करोड़ तो नॉर्मल बनाना है, लेकिन उसमें कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह, उस पर चोट लग गई, कुछ भी नुकसान हो गया, उसकी वजह से जो उसका डिस्ट्रक्शन रेट है वो बढ़ गया है। 1 करोड़ तो डेली हो ही रहे, उस डैमेज की वजह से 10 करोड़ और डिस्ट्रॉय हो गए। यानी उसको उस 10 करोड़ को भी रिपेयर करना है और 1 करोड़ डेली वाला भी है। लेकिन ब्रेन उसको बढ़ा करके 1 करोड़ 10 लाख करता है, या 1 करोड़ ही रखता है, या उससे भी कम दे रहा है पहले से ही, क्योंकि ब्रेन के पास सप्लाई कम है खाने के न्यूट्रिशन की तरफ से, तो वो पहले से ही उसको कम सप्लाई दे रहा है। उसको 90 लाख ही मिल रहा है, उसको 80 लाख ही मिल रहा है, 70 लाख ही मिल रहा है, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन देता है कि नहीं बहुत कमी हो गई, बहुत कमी होगी, और भेजो और भेजो, लेकिन वो दे नहीं पाता है। तो उस टाइम में ये एक्यूलाइफ क्या करता है, उसको सेंसेशन को फील करता है और वो ब्रेन के रोल को एगुमेंट करता है। वो एनर्जी के फ्लो को, एनर्जी के बैलेंस को, एनर्जी के फ्लो को चैनलाइज करता है कि अब अगर किडनी को ज़्यादा चाहिए सप्लाई, ब्लड की सप्लाई किडनी को ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करेगा, जब आप इसको रिलीफ मोड में किडनी के पॉइंट पे रखेंगे तो किडनी का पॉइंट जो ब्रेन को सिग्नल देगा, वो सिग्नल ये जाएगा, वो इतना स्ट्रांगली जाएगा कि ब्रेन थोड़ी देर के लिए बाकी ऑर्गन्स को जो ब्लड की या न्यूट्रिशन की या एनर्जी की सप्लाई है वो रोक देगा। रोकेगा मतलब कंप्लीटली नहीं रोकेगा, लेकिन कम करेगा, उस हिसाब से अनुपात में कम करेगा। और कम करने के बाद उस पर्टिकुलर, यानी आप किडनी के पॉइंट पर थेरेपी दे रहे हैं तो किडनी को सप्लाई बढ़ा देगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन को 15 मिनट से ज़्यादा की थेरेपी नहीं देना, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा में वो एक दिन में जितना हैंडल, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी इंसान को एक दिन में, अगर कोई इंसान कमज़ोर है, उसको खाना ज़्यादा ज़रूरत है, अगर उसको मान लीजिए कोई इंसान है 10 दिन से भूखा है और वो डेली 4 रोटी खाता है, तो क्या आप उसको एक ही दिन में 40 रोटी खिला देंगे? या कोई इंसान कमज़ोर है तो एक ही दिन में 50 रोटी खिला देंगे कि उसको बहुत ज़्यादा ताकत आ जाए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 5 या 6 रोटी खिलाएंगे।
और डेली अब उसको 15 दिन तक, 1 महीने तक 5 या 6 रोटी खिलाते रहेंगे तो धीरे धीरे वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, फिर डेली 4 रोटी के रूटीन पे आ जाएगा। तो यही काम करना होता है। 15 मिनट में ही ब्रेन को उतना मिलता है जितना वो ऑर्गन एक दिन में सेल वहां पे बन सकते हैं। बाकी की अगर हम एक्स्ट्रा दे भी देंगे तो दूसरे ऑर्गन के हिस्से से काट तो लिया जाएगा, यानी दूसरा ऑर्गन भी सफर करे और इसको भी पूरा फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि इससे ज्यादा वो एक दिन में यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इसीलिए नियम बनाया गया है। और पूरी बॉडी में 60 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 90 मिनट्स का भी नियम इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि जब दूसरे ऑर्गन्स को एनर्जी की सप्लाई रोकी जाती है तो उनको भी कितनी देर तक आप कम कर सकते हैं। रोकी नहीं जाती, कम की जाती है, लेकिन कितनी देर तक आप कम कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा देर अगर कम सप्लाई उसको जाएगी तो उस ऑर्गन को कोई नुकसान ना हो जाए, इसकी वजह से ये नियम बनाया गया है। तो इस नियम को फॉलो करना है। अब आपको पता है कि ब्रेन को कंट्रोल करके, ब्रेन में एनर्जी के फ्लो को, ब्लड के फ्लो को ऑगमेंट करके ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को बढ़ाएगा। पर्पस क्या है कि उस ऑर्गन के पास न्यूट्रिशन पूरा पहुंचे, ब्लड सप्लाई पूरा पहुंचे, ऑक्सीजन पूरा पहुंचे। लेकिन अगर आप जो खाना खा रहे हैं, जो डाइट ले रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन पूरा मिल ही नहीं रहा, आपके बॉडी को जनरल कंडीशन में मान लीजिए 20 करोड़ सेल्स प्रोडक्शन की कैपेसिटी के लायक न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन आप ले ही इतना न्यूट्रिशन, आपका जनरल डे टू डे खाने में इतना ही मिल रहा है कि 15 करोड़ नए सेल्स ही बन सकते हैं। तो उसको अगर ऑगमेंट करेगा भी तो रिपेयर या तो हो नहीं पाएगा, या होगा भी तो दूसरे ऑर्गन्स कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि एक्यूलाइफ के साथ उसको अच्छा रिजल्ट आए, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं, जो सप्लीमेंट की कैटेगरी में हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे जिंक हो गया, ओमेगा हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो सेल्स के रीजनरेशन के लिए, सेल रिजुविनेशन हो गया, जो सेल्स के रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पाइरुलिना, जिंक, मल्टीविटामिन, Fe+, ये सारे सेल रिजुविनेशन, ये सब मेन है जो नए सेल्स को बनाने के लिए मददगार हैं। उन सारे प्रोडक्ट्स का अगर आपको सेवन किसी भी बीमारी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर एक्यूलाइफ की थेरेपी दे रहे हैं, अगर उसके साथ साथ आप और कुछ नहीं तो स्पाइरुलिना और सेल रिजुविनेशन भी शुरू कर दे, स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन भी शुरू कर दे, खाली स्पाइरुलिना भी शुरू कर दे, तो भी ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि जरूरी है ज़्यादा न्यूट्रिशन की बॉडी को, तभी वो ब्रेन को ऑगमेंट करके, ब्रेन के एनर्जी फ्लो को ऑगमेंट करके उस ऑर्गन को जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। जितना उस और पर्टिकुलर ऑर्गन को जो डैमेज हुआ है, जिसमें प्रॉब्लम हुई है, जितना उस पर्टिकुलर ऑर्गन को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उतना अगर मिलना शुरू हो गया तो वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है। जितना वो चाह रहा है रिपेयर के लिए, मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में उसको 1 करोड़ सेल्स के बराबर रोज चाहिए, लेकिन अभी डैमेज है, अभी वो चाहता है कि उसको 1.5 करोड़ रोज चाहिए। अगर आपने उतना देना शुरू कर दिया तो पहले दिन की थेरेपी से ही उसमें सुधार शुरू हो जाता है। अगर वो डेफिशिएंसी इतनी है कि उस रेट पे अगर उसको 20 दिन तक मिलता रहे तो 20 दिन में वो ठीक हो जाएगा, तो 20 दिन में एक्यूलाइफ की थेरेपी खत्म हो जाएगी। अब आपको ये कैसे पता चले कि थेरेपी खत्म हो गई है? तो मान लीजिए थेरेपी देना आपने शुरू किया 3 इंटेंसिटी से, 3 इंटेंसिटी से आपने जो इसकी इंटेंसिटी है वो 3 पे रखी और थेरेपी देना शुरू किया। अब यहाँ पे हम 3 इंटेंसिटी पे थेरेपी दे रहे हैं। 3 इंटेंसिटी पे थेरेपी देंगे तो कुछ दिनों के बाद जो रिपेयर का लेवल है वो ऑर्गन मजबूत होगा। अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में 100 करोड़ सेल्स खत्म हो गए अचानक, किसी वजह से, बीमारी की वजह से या चोट की वजह से। आपने 3 इंटेंसिटी पे देना शुरू किया तो पहले तो वो 100 की इंटेंसिटी के हिसाब से ब्रेन से न्यूट्रिशन मांग रहा था, आपने उसमें से 5 करोड़ बना दिए, तो अब 95 करोड़ के हिसाब से यानी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी घटेगी, यानी यहाँ पे उसको करंट का सेंसेशन आना थोड़ा सा कम होगा। तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है, 3 से 4 पे करना है, तो फिर उतना ही आने लगेगा। फिर 4 पे भी 2-3 आप थेरेपी करेंगे, एक दिन करेंगे, कई बार 1 दिन में भी बदल जाता है, कई बार 2 दिन में बदलता है, कई बार 3 दिन में बदलता है। वो कितने जल्दी रिपेयर हो रहा है, उसके शरीर में न्यूट्रिशनल इंटेक कितना है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। कितनी देर आप थेरेपी ले रहे हैं, मेरा क्वांटम कितना था, सेल्स कितने कम थे, उसके बंदे के बॉडी की सेल की रीजनरेशन कैपेसिटी कैसी है, उसका उम्र क्या है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितने कितने दिन में पॉइंट आगे बढ़ेगा। जब 4 पे भी करंट आना कम होने लगे, बंद हो जाए, तो 5 पे जाइए, फिर 6 पे जाइए। तो ऐसे करते करते आपको 15 तक पहुंचना है। मैंने बताया ना मैक्सिमम इंटेंसिटी 15 तक है। जब 15 पे भी करंट आना किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे बंद हो जाए तो उसको 1-2 दिन बंद कर दीजिए थेरेपी। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन थेरेपी आपने बंद कर दिया, उसके बाद फिर से वहीं पे आप थेरेपी करेंगे, फिर से 3-4 पे करंट आएगा। लेकिन पहले अगर 2 या 3 या 4 से 15 पे पहुंचने में 20 दिन या 25 दिन का टाइम लगा था, तो इस बार 2 या 3 या 4 से 15 पे पहुंचने में 5-7 दिन का या 3-4 दिन का टाइम लगेगा। फिर से आप 15 पे पहुंच गए, फिर से आना बंद हो गया, उसके बाद थेरेपी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अगर मान लीजिए किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों पे मैंने 3 से थेरेपी देने शुरू की
और 15 तक पहुंच गया 40 दिन में, तो उसको मैं 3-4 दिन के लिए थेरेपी देना बंद कर दूंगा। 3-4 दिन के बाद फिर से मैं 3 या 4 से देना शुरू करूंगा, फिर से उसको करंट आएगा, लेकिन हो सकता है एक ही दिन में मैं 3 से 6 पे पहुंच जाऊं, क्योंकि थोड़ी देर ही के बाद ही 3 पे करंट आना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से उसको बढ़ाते जाना है, तो फिर से आप 3-4 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में 15 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप छोड़ दीजिए, वो कंप्लीशन है थेरेपी की। उसके बाद वो ऑर्गन ठीक हो जाएगा। प्रोग्रेस तो बहुत सारी, खासतौर पे जो दर्द वाला है, फिजियोलॉजी वाला कंडीशन है, उसमें तो 2 या 3 दिन में ही प्रोग्रेस आपको कई केसेस में, जैसे सर्वाइकल पेन है या घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, ये सारी चीज़ों में, पीरियड्स का पेन है, ये सारी चीज़ों में पहले दिन से ही इम्प्रूवमेंट आने लगती है। बट वो इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये बीमारी ठीक हो गई है, वो टेम्परेरी रिलीफ होता है। वो अगर आप वहीं पे बंद करेंगे तो 1-2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में फिर से प्रॉब्लम आने लगेगी, फिर से पेन आने लगेगा। ऑन एन एवरेज कोई भी बीमारी एक्यूलाइफ से पूरी तरह से ठीक होने के लिए 45 डेज तक का टाइम लगता है। किडनी श्रिंक में कैसे यूज करें? किडनी का जो यान वाला पॉइंट है उंगली में अंदर की तरफ, उस पर थेरेपी दें और सेल रिजुविनेशन और कोएंजाइम दें। राजवीर सिंह जी हेलो। कैन इट क्योर अस्थमा? बिल्कुल। हमारा जो चार्ट है या हमारा जो एक्यूलाइफ का बुक है उसमें अस्थमा के पॉइंट्स हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पॉइंट हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पॉइंट हैं, लंग्स के पॉइंट हैं, उन सब पे थेरेपी दीजिए। ये अस्थमा को क्योर कर सकता है। कैन इट क्योर एलर्जी इन थ्रोट? बिल्कुल कर सकता है। एलर्जी के एक्यू पॉइंट पे और थ्रोट के जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है वहाँ पे थेरेपी दीजिए, एलर्जी को क्योर कर सकता है। हाउ इट कैन पॉसिबल गैलस्टोन रिमूव? हाँ, गैलस्टोन को ये रिमूव करता है, गैलस्टोन को ये तोड़ता है। गैलस्टोन को ये जब वो तोड़ता है तो उसको पाउडर बनाता है, और पाउडर उसके साथ जो बाइल के साथ मिलकर के स्लज बन जाता है। आपको नॉर्मली बताया गया होगा, हो सकता है कि गल ब्लैडर में तो कुछ भी घुसने का या निकलने का रास्ता नहीं होता। तो अगर घुसने या निकलने का रास्ता नहीं होता तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि गैलस्टोन से जो बाइल बनता है, पित्त जो बनता है, वो कैसे आता है खाने में मिक्स होने के लिए। इसके बारे में आप अगर रिसर्च करेंगे डीपली तो आपको पता चलेगा कि निकलने का भी रास्ता होता है, बट वो रास्ता ये स्टोन निकालने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। गैल ब्लैडर एक सेल्स का थिक मांस का लोथरा जैसा होता है, जिसके अंदर जो वॉल की थिकनेस होती है उसके अंदर बाइल बनता है। तो उसके अंदर जब ये स्टोन बन जाता है तो ये स्टोन को तोड़ता है, पहले पाउडर बनता है, वो बाइल के साथ मिल करके या जो ब्लड की सप्लाई होती है गैलस्टोन में उसके साथ मिक्स हो करके ये स्लज बनता है, कीचड़ जैसा बनता है। उसके बाद वो ब्लड सप्लाई में घुल के और बाइल में घुल के ये बॉडी के बाहर निकलना शुरू होता है। तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम में भी जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी जाता है। इसीलिए इसकी थेरेपी के साथ साथ हम ओपीसी प्लस और एफओएस पाउडर देना शुरू करते हैं, ताकि जो डाइजेशन सिस्टम में जा रहा है वो एफओएस पाउडर की वजह से बाहर निकल जाए, वो स्लज, वो गंदगी, और जो ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है वो ब्लड को प्योरीफाई करके ओपीसी प्लस बाहर निकाल दे। हमारे पास जो एक्यूलाइफ की एक बुक है, जो चार्ट बुक है, जिसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में चार्ट इलस्ट्रेट किए गए हैं, वो काफ़ी है। इसके ऊपर इसको पढ़ के पूरा समझ के अच्छी तरह से एक्सपर्ट बनने के लिए बाकी सेल्फ प्रैक्टिस, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो कितना भी दिमाग लगा करके आप इसको नहीं सीख सकते। एक्यूलाइफ का एक्सपर्ट बनने का सबसे पहला तरीका है कि ये मशीन आपके पास होनी चाहिए। कनिका गोयल ने पूछा था, सर माय नेफ्यू इज 11 years old, ही कांट स्पीक क्लियर, सो हाउ वी कैन क्योर? हमारे जो थ्रोट के एक्यू पॉइंट्स हैं, वोकल कॉर्ड के एक्यू पॉइंट्स हैं, आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे आप अगर इसको थेरेपी देना शुरू कीजिए और साथ में जिंक और स्पाइरुलिना खिलाना शुरू कीजिए, ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। देखिए, जो सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, जो लोग बोल नहीं सकते, ये मैं इस चीज़ में थोड़ा सेलिब्रेट करूँ, वो एक्यूलाइफ बात नहीं हो, जो लोग बोल नहीं सकते मोस्टली वो लोग सुन भी नहीं सकते। तो अगर इसको ये प्रॉब्लम बाय बर्थ है, डेफिनेटली उसके हियरिंग में भी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले उसके कान के पॉइंट पे थेरेपी देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब इंसान सुनना नहीं शुरू करेगा वो बोलना नहीं शुरू करेगा। कुछ लोगों को चेक करने पे स्वेटिंग होती है, वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं करंट का नाम सुन करके, उसकी वजह से भी स्वेटिंग हो सकती है। अचानक से शरीर में एनर्जी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाने से भी स्वेटिंग हो सकती है। पसीज मीन्स पसीना, स्वेटिंग, ओके। कुछ लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा पसीज होते हैं तो उनके हाथ में टिश्यू या कपड़ा रखिए, उसको बार बार पोंछते रहिए। वेट नहीं होना है, क्योंकि वेट होने से 2 प्रॉब्लम होगी। एक तो अगर ये वेट होगा तो ये पूरा ही हाथ एक गुड कंडक्टर हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो पॉइंट अगर यहाँ पे भी होगा तो करंट यहाँ पे भी महसूस हो रहा है, तो आपको सही पॉइंट पता नहीं चल पाएगा अगर हाथ थोड़ा भी गीला रहेगा तो। समटाइम देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसेशन बट पर्सन सेड, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। हाँ, आयुष वर्मा, पैरालिसिस में सर क्या करें? पैरालिसिस में जो लिम्ब अफेक्टेड है, लेफ्ट लेग या लेफ्ट राइट लेग, उस पर थेरेपी दीजिए। जो जिस साइड में
प्रॉब्लम है उसके अपोजिट साइड के ब्रेन आर्टरीज पे थेरेपी दीजिए, उसके बाद किडनी के पॉइंट पे थेरेपी दीजिए, लिवर के पॉइंट पे थेरेपी दीजिए। अगर क्लॉट है तो क्लॉट वाले ऑर्गन या जो आर्टरीज है उसके पॉइंट पे डायरेक्टली थेरेपी दे सकते हैं। जब आप इसको धीरे धीरे यूज़ करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्टली ऑर्गन पे भी थेरेपी दे सकते हैं। कुछ सावधानियां हैं जो इसको इस्तेमाल करते समय, एक्यूलाइफ को इस्तेमाल करते समय रखने की होती है कि क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, तो मैं वो थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आप लोग आज एक्यूलाइफ की प्रैक्टिस करना शुरू करें। और जो भी क्वेश्चन आंसर है हम इस सेशन को और भी कंटिन्यू करेंगे आके। इसको जिन लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो लोग पेस मेकर यूज़ करते हैं, स्किन एलर्जीज़ के लिए भी बताया, एलर्जी का एक्यू पॉइंट है उस पर आप दीजिए, लेकिन अगर वो फैलने वाली एलर्जी है कि स्किन में फैल रही है तो इसको इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उसको सप्लीमेंट से क्योर करना या जो हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है उसके वाटर से क्लीन करके क्योर करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये अगर कोई भी फैलने वाली बीमारी है खासतौर पर स्किन में तो ये उसको फैलाना भी शुरू कर देता है ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। अगर क्लॉट है तो क्लॉट जहाँ पे है उसके पॉइंट पे आप थेरेपी, जैसे ब्रेन आर्टरीज में क्लॉट है तो आप ब्रेन के पॉइंट पे थेरेपी दे सकते हैं। अगर हार्ट के आर्टरीज में क्लॉट है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर क्लॉट के केस में BCM ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर पेशेंट एक्टिव डायलिसिस पे है तो ये एक्यूलाइफ इस्तेमाल नहीं करना है। डायलिसिस वाले पेशेंट को मतलब डायलिसिस के गैप में कर सकते हैं। अगर हाथ में उसके मशीन लगा रखी है तो आप एक्यूलाइफ इस्तेमाल ना करें, उसको एचकप दें, हेड केयर की थेरेपी दें हेड पे, और कोएंजाइम और सेल रिजुविनेशन खाने के लिए दें। पेस मेकर यूज़र को इस्तेमाल नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है, जो इन्फेंट्स होते हैं जो 1 साल से क्रिटिकल केसेस में 1 साल या नॉर्मली 3 साल से छोटे बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको ऐसा कैंसर है, ऐसा ट्यूमर है जो मैलिग्नेंट है, जो एक्टिव है, फैल रहा है, मैंने बोला कोई फैलने वाली कोई भी बीमारी में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है तो ये बीमारी को और तेज़ी से फैलने में हेल्प करेगा। जिन लोगों को हेमोरेजिक टेंडेंसी है कि किसी भी चीज़ से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दांतों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, शरीर में कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग है, हेमोरेजिक टेंडेंसी है, उन लोगों को इसकी थेरेपी नहीं देनी है। उसके बाद जिन लोगों को एक्टिव स्टेज में ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस भी फैलता है, उसको भी इसकी नहीं देनी है। कोई भी बंदा अगर क्रॉनिक अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक को ये डर होता है कि उसका कब किडनी फेलियर हो जाए, कभी लिवर फेलियर हो जाए, अगर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वो ऑर्गन उसके इतने वीक हो चुके हैं कि उसने को नहीं हेल्प कर सके, तो उसमें भी आपको सावधान होना पड़ेगा, उसको भी अवॉइड कीजिए, उसको भी इसकी थेरेपी मत दीजिए। हाँ जी विजय सिंह सर, विल इट बी इफेक्टिव इन कैंसर? कैंसर में मैंने बोला कि अगर जो कैंसर है, ट्यूमर है, वो फैलने वाला है तो मत दीजिए। इसकी थेरेपी किसी फ़ायदे की नहीं होगी, फ़ायदे की तो होगी लेकिन कैंसर को फैलाना भी शुरू कर देगा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की वजह से। तो पता चला कि जितनी तेज़ी से आप ठीक कर पा रहे हैं उतनी तेज़ी, उससे ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको देने का। कैंसर के केस में आप एक्यूलाइफ को अवॉइड करें, आप एक्यूलाइफ की जगह पे एचकप को इस्तेमाल करें। इसीलिए हम बाकी कंपनी वालों की तरह ये तो नहीं बोलते ना कि सारी बीमारियों में काम आता है। मैंने अपने मैसेज में भी लिखा था 200+ हेल्थ डिसऑर्डर्स, सारी बीमारियों में ये काम नहीं आ सकता। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, कुछ भी ऑलराउंडर नहीं हो सकता। राजन अग्रवाल जी पूछ रहे हैं किडनी श्रिंक में कैसे और कितना टाइम करनी है? कितना टाइम करना है वो मैं बता चुका हूँ। स्टैंडर्ड है 1 पॉइंट पे 15 मिनट्स, एक बंदे को एक दिन में 60 मिनट मैक्सिमम। किडनी के जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे आप थेरेपी देना शुरू कर दीजिए। अगर किसी के एक ही किडनी है एंड उस पर भी क्रेटिनाइन इंक्रीज होता है तो क्या करें? देखिए, एक किडनी हो या 2 किडनी हो, अगर शरीर में कुछ फंक्शन है जो किडनी को हैम्पर कर रही है तो वो डेफिनेटली करेगी। तो एक किडनी हो या 2 किडनी हो, ट्रीटमेंट मैकेनिज्म भी सेम होगा। केवल डायलिसिस के स्टेज में इसको इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी किडनी के किसी भी डिसऑर्डर में किडनी के जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पे आप थेरेपी देना शुरू कर सकते हैं। एक साथ सारे पॉइंट्स पे थेरेपी देना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आप टाइमिंग को घटा करके या जहाँ पे आप रिजल्ट पहले लेना चाहते हैं वहाँ पे आप थेरेपी देना शुरू कीजिए। दिमाग की स्काइट में कौन सा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दमक की स्काइट, जयपाल जी आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
एक्यूलाइफ के बारे में कुछ और चीज़ें भी मुझे बतानी है, वो आज के सेशन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज ऑलरेडी 6:30 हो चुके हैं। सेशन लंबा हो जाने के बाद लोग बोर हो जाते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं देखता हूँ व्यूअर्स की संख्या घट गई है, तो इस सेशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे कि इस सेशन में एक्यूलाइफ से कौन से जो कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे लोग पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या थेरेपी लेना है, तो वो आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर उसमें कल मिल जाएंगे, कल की थेरेपी में, कि कौन कौन जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, पैरालिसिस के लोगों को आप थेरेपी दे सकते हैं। तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें कहाँ क्या कैसे थेरेपी की शुरुआत करनी है, मैं पॉइंट नंबर के हिसाब से बताऊंगा कि कौन से पॉइंट नंबर से शुरू करनी है, कहाँ पे कितनी देर थेरेपी देना है। कल मैं उस चीज़ के ऊपर आऊँगा। अगर कल में पूरा नहीं हुआ सारे वाइटल ऑर्गन का तो परसों भी करेंगे। तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि आपका क्वेश्चन रह गया, किसी का भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे, चाहे 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है एक्यूलाइफ का। कल मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी फैमिली मेम्बर को थेरेपी के लिए, डेमो के लिए अपने पास रखूं। मैं आपको लाइव डेमो भी करके दिखाऊं, किस ऑर्गन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। इसकी कोई बुक, ये तो आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं। बुक खरीद के पैसे खर्च करना, वो तो मेडिकल की बुक्स खरीदनी पड़ेगी फिर आपको। भावना दास, थैंक यू सर। बसंत सिंह चौहान, थैंक यू सर, वेरी गुड सेशन। कनिका, थैंक्स सर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रियली ऑसम इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर। अगर कान में होल हो तो क्या ठीक होगा? हो सकता है ठीक। अगर कान में होल है तो जो कान का जो डायफ्राम है, जो पर्दा है, वहाँ पे आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हियरिंग पॉइंट्स है, टिनेटस वाला जो पेज है, कान के एक्यू पॉइंट्स हैं, उस पर थेरेपी देना शुरू कीजिए। साथ में जिंक और सेल रिजुविनेशन और स्पाइरुलिना खिलाना शुरू कर दीजिए। कल भी यही टाइम रहेगा मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 बजे। मेरे ट्रेनिंग का टाइम यही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, 5 या 6 बजे। ठीक है। और मुझे एक और चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको देना था। कल से एक इशू आप लोगों को, जैसे मैंने बताया उस ऑडियो के बारे में, तो मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता दूं कि जो ये कंपनी है और जो मैंने बोला था पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले कि मैं किस तरह से डील करता हूँ, ये जो कैलकुलेशन है कि ये कंपनी इंडिया में बिजनेस करके इंडिया से कितना फ़ायदा ले रही है और इंडिया से को कितना फ़ायदा दे रही है, इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा कितना दे रही है, इंडिया की सरकार को टैक्स कितना दे रही है, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट कितना दे रही है और इंडिया से बना करके पूरी दुनिया में कितना भेज रही है। इस कैलकुलेशन को आप अपने पास ध्यान में रखें। इसके अलावा जो इसके सप्लीमेंट्स हैं और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, उससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है, कैसी कैसी बीमारियां जो जिनका इलाज इंडिया में नहीं है और फिर भी ये मशीनें ठीक करती है, उनके आप टेस्टिमोनियल्स दिखाइए। ये और ये एक चीज़ अगर बंद हो जाए तो इंडिया के लोगों की कौन कौन सी बीमारियां ठीक होने में हेल्प नहीं होगी। ये सारी चीज़ें, जितने भी लोग आपको बोलते हैं कि आप चाइना की कंपनी करें, इसको छोड़ दीजिए, उनको बिठा करके शांति से वो सारी बातें बताइए, सारा कैलकुलेशन बताइए। आई एम श्योर वो सारे लोग आपके साथ, इस कंपनी के साथ काम करना शुरू करेंगे। और रही बात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी बिजनेस थोड़ा सा जो लॉकडाउन की वजह से डाउन गया है, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो तुम्हारी, हमने चाइना का विरोध किया, तुम्हारी कंपनी का बिजनेस डाउन किया। तो मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस महीने अपना पीपीवी जरूर कंप्लीट करें। कंपनी ने कंसीडर किया है, टूर का भी बढ़ा दिया गया। हो सकता है आप टूर की रेस में ना हो, आपका टूर क्वालिफाई नहीं होने वाला हो। आप सोच रहे होंगे मैं अपना पीपीवी क्यों करूँ, लेकिन आपके पीपीवी करने से या आपके परचेज करने से कोई ना कोई टूर जरूर क्वालिफाई करेगा। मान लीजिए कोई बंदा टूर क्वालिफाई करने वाला है और उसका टूर सिर्फ 100 पीवी से रह जाता है या 50 पीवी से रह जाता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपना पीपीवी नहीं किया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपना पीपीवी या जितना भी परचेज हो सकता है जरूर करें। हो सकता है प्रोडक्ट आपको इस अभी तुरंत ना मिले, लॉकडाउन के बाद मिले, लेकिन आप अपना पीपीवी का ऑर्डर जरूर डालें। हो सकता है आप टूर क्वालिफाई ना करें, कोई ना कोई करेगा। हो सकता है आपका बहुत अच्छा पे आउट ना बने, किसी न किसी का बनेगा। लेकिन हम एक परिवार की तरह, हम एक टीम की तरह, वो लोग जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो लोग हमें बुरा बोल रहे हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि ऐसे फेज में तुम्हारे विरोध के बावजूद हमने मैक्सिमम लोगों को टूर क्वालिफाई करवाया, हमने मैक्सिमम लोगों का पे आउट बनाया, हमने टर्नओवर को भी टॉप बनाया। जब सारी दुनिया का टर्नओवर नीचे गया तो हमारा टर्नओवर टॉप पे था। ये महीना है जिसमें सारी दुनिया में सारे बिजनेस का टर्नओवर नीचे गया है। हम एक परिवार की तरह, हम क्या कहते हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली, हम एक परिवार की तरह, अगर सिर्फ हम लोग, नए लोग कोई ज्वाइन ना करें, मान लीजिए कि कोई भी नया बंदा ज्वाइन नहीं करे टीएंस में ये 1-2 महीने, तो भी हम एक परिवार की तरह पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा परिवार है हमारा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप का टर्नओवर हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ सिंपल चीज़ें हैं।
आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोच रखा होगा कि हमें अपनी दूसरी और तीसरी आईडी लगानी है, उस पर हमें अपना ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड करना है, वो कर सकते हैं इस महीने। आपकी जितनी भी आईडी लगी हुई है उस पर फुल पीपीपी या डबल पीपीवी कीजिए। जिन लोगों की आईडी ब्रॉन्ज है अपनी आईडी को अपग्रेड कीजिए, कम से कम एक लेवल तो अपग्रेड कीजिए। सिल्वर है तो आप गोल्ड कीजिए, गोल्ड है तो प्लैटिनम कीजिए, अगर ब्रॉन्ज है तो सिल्वर कीजिए, कुछ ना कुछ अपग्रेड कीजिए। जिन लोगों ने प्लान किया हुआ है कि अपनी फैमिली की आईडी फ्यूचर में कभी ना कभी लगाएंगे या फैमिली मेंबर हैं उनकी आईडीज़ लगवाइए, उनकी आईडी को कम से कम ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कुछ कीजिए। अगर हम सिर्फ अपने परिवार को, जो हमारे जितने भी बंदे हैं जॉइंट ऑलरेडी टीएन्स में जो एक्टिव बंदे हैं, सिर्फ उतने ही लोगों ने इतना काम कर लिया 3 दिन, अपना 3 स्टेप्स, अपना पीपीवी कंप्लीट, अपनी तीनों आईडी कम से कम गोल्ड या ब्रॉन्ज या सिल्वर कुछ ना कुछ अपने नाम की 3 आईडी और तीनों ही आईडी को अपग्रेड करना है। अगर तीनों ही आईडी आपकी प्लैटिनम है तो आप कुछ भी मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी पीपीवी कर लीजिए। लेकिन नहीं तो कम से कम तीनों ही आईडी को अपग्रेड कीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स की आईडी लगा लीजिए या जो लगा चुके हैं उनका कुछ ना कुछ पैकेज कर दीजिए। और जितनी भी आपकी फैमिली की आईडीज हैं जिस पे आप कुछ नहीं करते, अपने रैंक के हिसाब से पीपीवी जरूर कर सके, डबल कर सके तो और भी बहुत अच्छा है। इससे हम सारी दुनिया को, सिर्फ हम इतना करके, हमें बाहर की ज़रूरत नहीं है, हम इतना स्ट्रांग फैमिली ऑलरेडी बन चुके हैं कि सिर्फ हम इतना करके दिखा सकते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में भी हमने टूर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हो सकता है आपके मन में ये आए कि मैं अगर कर भी लूँ तो मैं तो अभी टूर से बाहर हो चुका हूँ, या मैं टूर क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊँगा, इतना वॉल्यूम नहीं कर पाऊँगा, या मैंने नया ज्वाइन किया है, या मेरा पिछले महीने रह गया था, या कुछ भी प्रॉब्लम्स। लेकिन याद रखिए कि ये बिज़नेस सिर्फ आपका नहीं है, ये बिज़नेस आप काम करते हैं तो आपके अपलाइन का फ़ायदा होता है, और यही चीज़ आपकी डाउनलाइन सीखेगी, वो काम करेगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो आज अगर आप अपना पीपीवी करके अपने अपलाइन में किसी को टूर क्वालिफाई कर रहे हैं तो कल आपकी डाउनलाइन अपना पीपीवी करके आपको टूर क्वालिफाई करवाएगी। और ये तभी होगा जब लोगों का ऐसे फेज में भी अच्छा बिजनेस, अच्छा पे आउट, अच्छा टूर क्वालिफिकेशन देख करके लोगों के अंदर पॉजिटिविटी जगेगी, तभी आपकी डाउनलाइन अच्छा काम करेगी। और तभी आपको जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरे फैमिली की जितनी भी आईडी है उसमें सारे लेवल्स तो कंप्लीट है, लेकिन मैं सबका पीपीवी जरूर कंप्लीट करूँगा। और मैं आप लोगों से भी यही चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी फैमिली की आईडीज़ हैं, आपकी आईडीज़ हैं, उन सबको जो भी मैक्सिमम लेवल अचीवेबल है वो कराइए, और सभी आईडीज़ से अपनी पीपीवी जरूर कीजिए। और अगर आपकी वजह से कोई आपका अपलाइन, आपकी टीम में कोई सीनियर टूर क्वालिफाई करने वाला है तो उसको मिस मत होने दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। अगर हम ये कर पाए तो हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि जब तुम सब ने हमें बुरा बोला, हमें सब ने बुरा भला कहा, तुम सब ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, और पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, जब सारा बिजनेस नीचे गया तब भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और हम कर सकते हैं क्योंकि हम बने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, हम छोटे मोटे काम नहीं करते। थैंक यू। बेटर टीएन्स, बेटर लाइफ।